हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2 चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का। ठीक है, हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है पिछले पार्ट में कि प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है, हमने उसके बारे में पूरा डिस्कस किया। फिर हमने पढ़ा टूल ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसको भी हमने कवर कर लिया पिछले पार्ट में। ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, इसमें हम अब स्टार्ट करेंगे क्या, क्लोनिंग वेक्टर हैं। और हमने ई कोलाई का जो क्लोनिंग वेक्टर है PBR322, इसके बारे में पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर के बारे में, क्या क्या साइट्स हैं इसके क्लोनिंग वेक्टर के, सब कुछ हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। मैं जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ ये सिर्फ NCERT बेस्ड शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, इसका PDF मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? क्लोन का मतलब क्या होता है? कॉपीज बनाना। वेक्टर क्या करेगा? कॉपीज बनाएगा। जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया, फिर इसको ट्रांसफर कर दिया किसमें, क्लोनिंग होस्ट में, या फिर ई कोलाई बैक्टीरिया में हमने इसे ट्रांसफर कर दिया। तो जितनी बार ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा उतनी बार हमारा जो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है वो भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? क्लोन कर रहा है, कॉपीज बना रहा है। ठीक, तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्लोनिंग वेक्टर, it is a DNA molecule that can carry a foreign DNA segment and replicate inside the host cell। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? वेक्टर का मतलब क्या होता है? किसी एक, जैसे मान लीजिए कोई A पर्सन है और B पर्सन है, तो इसका जो जीन है, अच्छे जीन, जो डिज़ायरेबल जीन है, हमको क्या चाहिए कि हम चाहते हैं B में जाए, तो हमको इसको ट्रांसफ़र करना है। ऐसा नहीं है कि हम इसका सारे सेल के जीन निकालेंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। कोई एक जीन हम उसके सेल से निकालेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, किसी वेक्टर में जो क्लोन करे, जो एक जीन का कम से कम 100 कॉपी बना सके, 50 कॉपीज़ बना सके, फिर हम इसको B में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमें बीच में क्या चाहिए? एक वेक्टर चाहिए जो मल्टीप्लाई कर सके जीन्स को। ठीक है, तो ये क्लोनिंग वेक्टर का काम है। तो इसमें क्या लिखा है? इट इज़ अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन कैरी अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट एंड रिप्लिकेट इनसाइड द होस्ट सेल। कि जो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं उनके पास क्या होता है? डीएनए मॉलिक्यूल होता है, और कैरी क्या करते हैं? फॉरेन डीएनए। ये देखिए, ये है क्लोनिंग वेक्टर का प्लाज्मिड था, उसमें हमने क्या अपना डिजायरेबल डीएनए लगा दिया, या डिजायरेबल जीन लगा दिए, या फिर एलियन पीस ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं, या फिर एलियन जीन भी कह सकते हैं, फॉरेन जीन भी कह सकते हैं। जितने भी वर्ड्स हैं ये हमारे डिजायरेबल जीन के लिए यूज़ किए गए हैं। ठीक है, इस चैप्टर में तो क्या होता है, हम उसको कहाँ लगाते हैं? हम लगाते हैं जहाँ पे रेप्लिकेट करता है ORI। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, वहाँ पे लगाते हैं इनसाइड द होस्ट सेल। जैसे कुछ दिए हैं एग्जाम्पल, प्लाज्मिड, बैक्टीरियोफेज एक्सेट्रा। ठीक है, जो प्लाज्मिड है, बैक्टीरियोफेज, ये सब क्या है? ये क्लोनिंग वेक्टर है, ये क्लोन करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्लाज्मिड के बारे में दिया। प्लाज्मिड होते क्या है? प्लाज्मिड आर ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, एक बैक्टीरिया का मान लीजिए सेल है, उसका खुद का नेक डीएनए है, उसके साथ एक सर्कुलर स्ट्रक्चर का डीएनए मिलेगा आपको। ठीक है, एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, इसमें एक्स्ट्रा उसका डीएनए है, ये उसका तो खुद का था ही। इसके पास जो प्लाज्मिड है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है बैक्टीरिया का, वो भी सर्कुलर फॉर्म में होगा। ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि ये रेप्लिकेट करता है खुद से। सम प्लाज्मिड हैव ओनली 1 to 2 कॉपी पर सेल। ठीक है, कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं सिर्फ 1 से 2 कॉपी बनाते हैं हर सेल से। ठीक है, पर सेल। जैसे एक प्लाज्मिड है, यहाँ पे डीएनए, तो एक से क्या बनेगा? 2 ही कॉपी बनाएंगे सेल में, 1 से 2 कॉपी बना रहे हैं। ठीक है अपना। लेकिन अदर हैव 15 to 100 कॉपी पर सेल, और जो दूसरे प्लाज्मिड है वो 15 से 100 कॉपीज बना सकते हैं एक सेल के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा हमारा क्लोनिंग वेक्टर क्या है? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। ठीक है, ये लग तो रहा है जैसे बैक्टीरिया का नाम बैक्टीरियोफेज, लेकिन ये वायरस है। ठीक है, और इसका जो जीनोम होता है वो डबल स्टैंडर्ड क्या होता है? डीएनए होता है। याद रहना चाहिए हमेशा कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है। आगे चलते हैं। जो बैक्टीरियोफेज है, हाई नंबर पर सेल, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा कॉपीज बनते हैं तो इसलिए लिखा है हाई नंबर पर सेल, कि एक सेल के अंदर इनका जो नंबर है, कॉपीज हैं, वो ज़्यादा है। बैक्टीरियोफेज हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ दियर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरिया सेल के अंदर। ठीक है, बैक्टीरिया सेल के अंदर क्यों बोला है? क्योंकि बैक्टीरियोफेज है, ये क्या है? वायरस है। वायरस कभी खुद से नहीं बना सकते, अगर ये होस्ट के बाहर है तो ये डेड है।
मरे हुए हैं। जैसे इसको होस्ट की बॉडी मिल गई तो अपने आप को रेप्लिकेट करना, बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, लिविंग। तो इसने क्या बोला है कि वो अपने जीनोम को बहुत वेरी हाई कॉपी में बना लेंगे, बहुत ढेर सारे अपने आप को रेप्लिकेट कर लेंगे। और किसके अंदर बनाएंगे, बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि ये बैक्टीरिया को कौन इन्फेक्ट कर सकता है, वायरस, ठीक है। बैक्टीरिया थोड़ी बड़ी साइज में होगी, वायरस छोटा होता है, तो छोटी चीज़ ही बड़ी चीज़ को हार्म करेगी ना। ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया किसी वायरस को मार सकती, नहीं, वायरस मार सकते हैं किसी बैक्टीरिया को, उसके अंदर ये कैपेसिटी है, ठीक। When the cloning vector are multiplied in the host, the linked piece of DNA is also multiplied to the number equal to the copy number of vector, ठीक है। जब क्लोनिंग वेक्टर मल्टीप्लाई करेगा, जैसे मैंने पहले बताया कि बैक्टीरिया है उसके अंदर उसका खुद का डीएनए है, और जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड में हमने क्या किया, अपना डिजायरेबल, जैसे यहाँ पे डिजायरेबल जीन लगा दिया या फिर एलियन जीन लगा दिया। तो जितनी बार ये प्लाज्मिड डिवाइड करेगा, जितनी बार ये बैक्टीरिया सेल अपने आप को डिवाइड करेगा, उतनी बार इनका जो प्लाज्मिड है वो भी डिवाइड करेगा। जब डिवाइड करेगा तो जो हमारा डिजायरेबल जीन है वो भी साथ में डिवाइड होगा, ठीक है। तो यही लिखा है कि व्हेन द क्लोनिंग वेक्टर आर मल्टीप्लाइंग द होस्ट, जितनी बार क्लोनिंग वेक्टर मल्टीप्लाई करेगा होस्ट के अंदर, मतलब कि इकोलाई का अगर हमने लिया है बैक्टीरिया सेल, तो उसके अंदर जितनी बार प्लाज्मिड जो हमारा क्लोनिंग वेक्टर है वो डिवाइड करेगा, उतनी बार हमारी जो डिजायरेबल जीन है या फिर एलियन जीन या फॉरेन जीन कह सकते हैं वो भी डिवाइड होंगे साथ में, ठीक है। वो भी मल्टीपल कॉपी बनाएंगे, कितना, जितना कि प्लाज्मिड, यहाँ पे लिखा मल्टीपल कॉपी टू द नंबर इक्वल, किसके बराबर बनाएंगे, कॉपी नंबर ऑफ, जितना कॉपी होगा वेक्टर का, जितना प्लाज्मिड अपने आप को रिप्लिकेट करेगा उतना ही हमारी कॉपी बनेंगे डिजायरेबल जीन के साथ में। आगे चलते हैं, फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग वेक्टर इनटू द वेक्टर, ठीक है। कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमको चाहिए अपने क्लोनिंग वेक्टर में, ठीक है, क्लोन करने के लिए कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं कि हम अपने वेक्टर में ढूंढें कि अगर ये फीचर्स है तभी हम इसको क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं ORI, इट्स अ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का। जैसे कि मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, ये दिया है ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। ये ई कोलाई का क्लोनिंग वेक्टर बनाया गया, आर्टिफिशियल है ये प्लाज्मिड जो है आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल नहीं। ई कोलाई के पास किसी तरीके का कोई रजिस्टर नहीं होता किसी भी एंटीबायोटिक के थ्रू, लेकिन ये जो है ई कोलाई का क्या बनाया गया है, आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर बनाया गया, जिसका नाम है PBR322, ठीक है, PBR322, जिसमें हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये वाला जो साइट है ना, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। अगर हम अपना जो डिजायरेबल जीन यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे जोड़ दिए, ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, जैसे ये वाला जो प्रोसेस करके फॉरेन डीएनए को कट किया हमने, किसकी हेल्प से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से ये कट किया इस तरीके से, और हमने अपना रिकम्बिनेंट डीएनए बना दिया, इसको जोड़ दिया लाइगेज से, इस तरीके से हो गया। और फिर किस में जोड़ा, ये जो है ये प्लाज्मिड हम इसका लेंगे, आर्टिफिशियल वाला प्लाज्मिड जो है ई कोलाई का। अगर हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में इसको जोड़ दिए, लाइगेट कर दिए, तो जितनी बार ये प्लाज्मिड अपने आप को डिवाइड करेगा उतनी बार हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, हमारा जो डिजायरेबल जीन है वो भी साथ में क्या होगा, रेप्लिकेट होगा। इसीलिए किसी भी जीन को कहाँ हम लोग ऐड करते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास। आगे चलते हैं, दिस इज द सीक्वेंस वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट, ठीक है। जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है एक ऐसा सीक्वेंस है जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। सेकेंड पॉइंट दिया है, अ पीस ऑफ डीएनए लिंक टू द ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन कैन रिप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल, दिस आल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए, ठीक है। जो हमारा पीस ऑफ डीएनए है या फिर फॉरेन जीन कह सकते हैं, फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए, जो भी हमारा है, जीन ऑफ इंटरेस्ट बोल सकते हैं, उसको कहाँ हम जोड़ रहे हैं, उसको हम जोड़ रहे हैं ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन पे, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। जितनी बार ये प्लाज्मिड डिवाइड होगा उतनी बार हमारा जो जीन है, एलियन जीन या फॉरेन जीन, ये भी साथ में डिवाइड होंगे। और लेकिन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास क्या है, कंट्रोलिंग पावर भी। ऐसा नहीं कि प्लाज्मिड 1 से 10, 10 से 15, 20, 50, ऐसा नहीं है। ये कंट्रोलिंग पावर भी इसके पास है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास, कि वो कंट्रोल भी कर सकता है कि उसे कितने कॉपी नंबर में डिवाइड होना है, ठीक है। आगे चलते हैं, दिस आल्सो कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए, कौन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास क्या है, एबिलिटी है कि वो कंट्रोल कर सकता है जो कॉपी नंबर है किसके, लिंक डीएनए के। So for getting many copy of the target DNA, it should be cloned in a vector whose origin of replication is high copy number, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको ज़्यादा कॉपीज चाहिए डीएनए की, जो कि एलियन जीन बोल सकते हैं या फिर एलियन डीएनए, कैसे आपको अगर अपने डिजायरेबल जीन या डीएनए की कॉपी ज़्यादा चाहिए, तो आप देखिए कि किस क्लोनिंग वेक्टर के पास क्या है, जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है
उसका हाई नंबर है। जैसे कि अगर हमको चूज़ करना रहे प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज में, तो हम किसको चूज़ करेंगे भाई? सीधी सी बात है, हम इसको बैक्टीरियोफेज को चूज़ करेंगे। प्लाज्मिड में क्या था कि 1 to 2 कॉपी बन रहा था या 15 to 100 कॉपी, लेकिन बैक्टीरियोफेज में ज़्यादा कॉपीज़ बनते हैं, मल्टीपल इससे भी ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो हम इसको चूज़ करेंगे। तो वही बोल रहा है कि अगर आपको कॉपी ज़्यादा चाहिए तो आप पहले से देख लीजिए कि वेक्टर कितना कॉपी डिवाइड कर सकता है, कितना उसका जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन है कितने कॉपी नंबर के लिए है। ठीक है, अगर ज़्यादा कॉपी करेगा तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट कर देगा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन की, अब इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि उसके पास ही कंट्रोलिंग पावर है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन के पास, उसके पास ही एबिलिटी है कि वो रेप्लिकेट कर सके। ठीक है, अपने प्लाज्मिड के साथ साथ जो डिजायरेबल जीन हमने ऐड किया है ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन पे, उसको भी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर या फिर मार्कर जीन। सिलेक्टेबल मार्कर का मतलब क्या है कि सेलेक्ट करेगा, जो हमने डिजायरेबल जीन दिया है ये सेलेक्ट करेगा कि किस में प्रेजेंट है किस में नहीं। अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं। इट इज़ अ जीन दैट हेल्प टू सेलेक्ट द ट्रांसफॉर्मेंट एंड एलिमिनेट द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ये ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब देखिए, यहाँ पे देखिए, ये मान लीजिए हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बन गया हमारा। ठीक है, रिकम्बिनेंट बन गया। अब हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं किसमें? होस्ट की बॉडी में। जब ट्रांसफर कर रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन यही अगर कुछ बैक्टीरिया में नहीं ट्रांसफर हुए हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसको जिसमें ट्रांसफर हो गई रिकम्बिनेंट डीएनए जो हमने बनाया है, इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। और जिसमें नहीं ट्रांसफर हुए ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, तो इसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, समझ में आया इधर से? हमने पूरा ये प्रोसेस से हमने इसको कट किया फॉरेन डीएनए को, और जो वेक्टर है प्लाज्मिड उसको कट किया। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, फिर लाइगेज की हेल्प से हमने उसको जोड़ा। फिर हमने क्या बना लिया? रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। अब ये जो रिकम्बिनेंट बना है इसको हमको होस्ट की बॉडी में भेजना है। ठीक है, ताकि जो ये प्लाज्मिड है या जो भी वेक्टर है क्या करे, जब जितनी बार अपने आप को डिवाइड करे, क्लोन करे, उतनी बार हमारा जो डिजायरेबल जीन है वो भी साथ में क्या हो? क्लोन हो, उसका भी रेप्लिकेशन, उसकी भी कॉपीज बने। ठीक है, तो जो रिकम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया, जब उसको हम ट्रांसफर करेंगे होस्ट की बॉडी में, तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अगर जिसमें ट्रांसफर हो गया ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, उसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट सेल या ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, जिसमें नहीं ये प्लाज्मिड पहुंचा तो इसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। चलिए आगे चलते हैं। जो सिलेक्टेबल मार्कर है यही हेल्प करता है कि हम ट्रांसफॉर्मेंट जो सेल है उसको हम क्या करें? अपना सेलेक्ट कर ले, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हम क्या करें? एलिमिनेट कर दें, हटा दें। ठीक है, हम उसको ट्रांसफॉर्मेंट को चूज करें, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को रिमूव कर दें। मतलब कि एक तरीके का क्या है? सेलेक्ट करेगा, सिलेक्शन होगा। नीट में एग्जाम होता है तो क्या होता है? जिसके मार्क्स 650 से अबव होते, कट ऑफ के आगे होते, उनका सिलेक्शन हो जाता है मेडिकल कॉलेज में। जिनका नहीं क्रॉस हो पाता है कट ऑफ से, तो क्या हो जाते हैं? वो फेल हो जाते हैं। फेल नहीं होते बट वो उनको मेडिकल कॉलेज तो नहीं मिलता ना। तो वो क्या हुआ, एक जो कट ऑफ है वो डिसाइड करता है कि कौन से लोगों को मेडिकल कॉलेज मिलेगा गवर्नमेंट और कौन से लोगों को नहीं मिलेगा। तो ये सेलेक्टेबल मार्कर का काम है कि क्या करेगा? एक ट्रांसफॉर्मेंट को और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करेगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करेगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को रिमूव करेगा। ये ट्रांसफॉर्मेंट समझ में आया ना आप लोगों को? कि जो ये रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, इसको जब हम किसी बैक्टीरिया के सेल में या किसी होस्ट में हम ट्रांसफर करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से, जिसमें ट्रांसफर हो गया इसे हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। जिसमें नहीं हो पाया है प्लाज्मिड ट्रांसफर रिकम्बिनेंट डीएनए का, उसको क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इफ ए पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट बैक्टीरिया इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने पहले ही बता दिया कि जो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया है, जब हम इसको होस्ट में या फिर हम इकोलाई या किसी बैक्टीरिया के बॉडी में डाल रहे होस्ट क्लोनिंग करने के लिए, उससे हम प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, ये वाला प्रोसेस, इसका इसमें ट्रांसफर, तो प्रोसेस क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। आगे चलते हैं। सच बैक्टीरिया इज ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, उस बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि उसके बॉडी में क्या हुआ? हमने जो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया है अपना, उसको किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? बैक्टीरिया के बॉडी में, बैक्टीरिया सेल में। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। और वो बैक्टीरिया सेल क्या हो गया? ट्रांसफॉर्मेंट हो गया। ठीक, इफ द ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, अगर वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये प्रोसेस अगर नहीं हो पाया, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड जो हमने बनाया रिकम्बिनेंट डीएनए, वो अगर नहीं ट्रांसफर हो पाया तो उसे बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। आगे चलते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर ऑफ ई कोलाई इंक्लूड द जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। जो हमारा सिलेक्टेबल मार्कर है ई कोलाई का,
ये जो ई कोलाई जो नॉर्मल ई कोलाई होते हैं उसमें किसी तरीका का कोई मतलब कोई भी रजिस्टेंट नहीं होता एंटीबायोटिक से, ठीक है। जो हमने बनाया है ई कोलाई ये क्या है, आर्टिफिशियल है। तो इसके अंदर क्या हुआ, हमने कुछ एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि दिया गया है एम्प्लीसिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, काइनामाइसिन एक्सेट्रा, ठीक है। ये जो चार्ट दिए गए हैं ये एंटीबायोटिक्स हैं। नॉर्मल इकोलाई सेल हैव नो रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज एंटीबायोटिक। जो नॉर्मल इकोलाई हैं इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है उनके पास किसी भी तरीके का कोई भी रेजिस्टेंट नहीं है एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, ठीक है। अगर बैक्टीरिया उसके ऊपर एंटीबायोटिक्स डाले तो मर जाएगी, उसके अंदर कोई भी मतलब डिफेंस कैपेसिटी नहीं है। रेजिस्टेंट का मतलब क्या है कि रोकने की क्षमता, ठीक है, तो वो नहीं है। लेकिन जो हमारा आर्टिफिशियल इकोलाई जैसे हमने बनाई, ये जो दिख रहा है ये प्लाज्मिड, ये आर्टिफिशियल इकोलाई का है। तो इसके पास क्या है, एंड रेजिस्टेंट है किसके अगेंस्ट, एंटीबायोटिक्स के। और कौन कौन से एंटीबायोटिक्स है इसका नाम भी याद रहना चाहिए, जैसे कि एम्प्लीसिन हो गया, क्लोरामफेनिकोल हो गया, टेट्रासाइक्लिन, काइनामाइसिन एक्सेट्रा। और नॉर्मल इकोलाई के पास किसी भी तरीके का कोई रेजिस्टेंट नहीं होता एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट, ठीक है। ये आर्टिफिशियल बनाया गया है। आगे चलते हैं। क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट का मतलब है कि वेक्टर में कौन सी जगह है क्लोन करने के लिए, ताकि हम अपने डिजायरेबल जीन को क्या कर सकें, वहाँ पे इंसर्ट कर सकें, ठीक है। वहाँ पे हम उसको लाइगेट कर सकें, जोड़ सकें, ठीक है। तो क्लोनिंग साइट कहाँ कहाँ पे हैं, वो क्लोनिंग साइट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है दीज आर द रिकॉग्नाइजेशन साइट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कि जो क्लोनिंग साइट होते हैं किसके लिए रिकॉग्नाइजेशन साइट है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है to link the alien DNA, the vector need a single or very few recognition site, ठीक है। अगर हमको किसी भी एलियन डीएनए को लिंक करना है कहाँ पे, प्लाज्मिड में या फिर वेक्टर में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको एक या कुछ ही बहुत ही कम रिकॉग्नाइजेशन साइट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर ये मान लीजिए प्लाज्मिड है तो यहाँ पे भी रिकॉग्नाइजेशन साइट है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बहुत सारे रिकॉग्नाइजेशन साइट है। तो क्या करेगा, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा यहाँ यहाँ हर जगह कट कर देगा, तो हमारा जो प्लाज्मिड होगा उसके सारे बहुत सारे छोटे छोटे इस तरीके से फ्रेगमेंट हो जाएंगे, फिर हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसके लिए सिर्फ एक साइट रहना चाहिए रिकॉग्नाइजेशन, या फिर एक से ज़्यादा हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि प्लाज्मिड में ढेर सारे ऐसे कट्स लग जाएं और फिर क्या हुआ, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में हो जाए प्लाज्मिड इस तरीके से, तो कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर हम अपने जो डीएनए है उसको हम वहाँ पे क्या करते हैं, जोड़ नहीं सकेंगे। फिर प्लाज्मिड का वो जो कैरेक्टर होगा डिवाइड करने वाला वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो फ्रैगमेंट्स में टूट गए ना। आगे चलते हैं। मोर देन वन रिकॉग्नाइजेशन साइट जनरेट सेवरल फ्रैगमेंट। मैंने पहले ही बता दिया कि अगर एक से ज़्यादा किसी भी प्लाज्मिड में एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन साइट हो गया, एक से ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर हो गया तो क्या होगा, वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में इस तरीके से क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने केवल साइट्स को पहचानेंगे। ये साइड से उसका, ये साइड से मान लीजिए ये साइट है, तो अपने वो साइट्स पे जाके केवल कट कर देंगे। उनको थोड़ी ना पता है कि कितने फ्रैगमेंट में हो रहा है, उनको तो बस अपना साइट रिकॉग्नाइज करना है, उनको अपना बेस पेयर रिकॉग्नाइज करना है कि कहाँ से उनको कट करना है, ठीक है। इट कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा जीन क्लोनिंग के लिए, ठीक है। जो हम अपना जीन उसमें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे वेक्टर में, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम किसी प्लाज्मिड में ऐड करके फिर हम क्या करें, उसको डिवाइड कराएं। आगे चलते हैं। लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इज कैरी आउट एट द रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन और टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। हम लाइगेशन का मतलब जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, जो एलियन डीएनए है या फिर हम बोल सकते हैं फॉरेन डीएनए, जो हमारा डिजायरेबल डीएनए है, ठीक है। इसको हम कहाँ लाइगेट कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट कहाँ पे, प्रेजेंट ऑन वन और टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। अभी किसके बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है वेक्टर PBR322 के बारे में बात करी। आर्टिफिशियल इकोलाई वेक्टर है जिसका नाम है प्लाज्मिड PBR322, ठीक है। फॉरेन डीएनए इज लाइगेट एट वेम फर्स्ट साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन इन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। ये देखिए, पहले मैं इस स्ट्रक्चर को डिफाइन अच्छे से करती हूँ तब आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। ये है ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। आर्टिफिशियल ई कोलाई का ये क्लोनिंग वेक्टर है जिसका नाम है PBR322, ठीक है। ये देखिए, ये वाला जो साइट है टेट्रासाइक्लिन, ये क्या है, टेट्रासाइक्लिन, ये है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, ठीक है। ये है एम्प्लीसिन, ये एम्प्लीसिन का क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, ठीक है। ये रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे प्रेजेंट है इनके, ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा,
इनके जो टेट्रासाइक्लिन, इनकी दो साइट है, एक हो गया वैम फर्स्ट, एक हो गया साल फर्स्ट, ठीक है। और एम्प्लिसिन का भी है PVU फर्स्ट और ये है पास्ट फर्स्ट, इसको शॉर्ट में ऐसे पढ़ते हैं बट उसका नाम कुछ और है, ठीक है। ये जो रोप देखने को मिल रहा है यहाँ पे PV सेकेंड, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। जब रेप्लिकेशन होता है उसमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे सिंथेसिस होता है। ये है ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ पे हम अपने जीन को यहाँ पे लाइगेट करेंगे ताकि जितनी बार ये प्लाज्मिड अपने आप को रेप्लिकेट करे, मतलब अपने आप को बढ़ाए 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारा जो जीन है वो भी अपने आप को रेप्लिकेट करे, ठीक है। ये देखिए, ये जो साइट है इको आर फर्स्ट का है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। कैल फर्स्ट का है, हिंड थर्ड का, ये सब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट्स हैं ये वाला, ठीक है। मैं एक बार फिर से इसको बता देती हूँ कि जो ई कोलाई हमारा नॉर्मल है उसमें कोई भी तरह का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होता है, लेकिन साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल ई कोलाई का रेजिस्टेंट जीन बनाया, प्लाज्मिड बनाया, जिसका नाम है PBR322, ठीक है। ये उसका प्लाज्मिड है, पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट है, टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट है, ये एंटीबायोटिक का नाम है, ठीक है। और इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। जब हम इस पर क्या डालेंगे, टेट्रासाइक्लिन, हम एंटीबायोटिक डालेंगे तो इसके अगेंस्ट ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास ये जीन प्रेजेंट है यहाँ पे। ये है एम्प्लिसिन, ये क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। यहाँ पे अगर हम एम्प्लिसिन इस पर डालेंगे तब भी इसके अंदर रेजिस्टेंट रहेगा, ठीक है, नहीं मरेगा। तो जो वैम फर्स्ट हो गया, साल फर्स्ट, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन किसका है, टेट्रासाइक्लिन का है। पेप फर्स्ट हो गया, पास्ट फर्स्ट हो गया, किसका है, एम्प्लिसिन का है, ठीक है। ये भी क्या है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। ये दोनों ही एंटीबायोटिक के नेम से, बट इसके अगेंस्ट क्या है, रेजिस्टेंट है यहाँ पे, ठीक। ORI इसको बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पे क्या होगा कि जितनी बार प्लाज्मिड ये डिवाइड करेगा, रेप्लिकेट करेगा, उतनी बार अगर हम अपना डिजायरेबल जीन यहाँ पे ऐड कर देंगे वो भी रेप्लिकेट करेगा। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के पास ही क्या होता है, वो सीक्वेंस होता है जिसकी वजह से रेप्लिकेशन हो सके प्लाज्मिड में। और इसके पास एक पावर और होती है कि वो रोक भी सकता है, कंट्रोल भी कर सकता है कॉपीज को, ठीक है। जो रोप है पेप सेकेंड, ये क्या करता है, ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये वो साइट है। और ये जो साइट है ये वाला, जैसे इको R1, ठीक है, कैल फर्स्ट, ये हो गया हिंड थर्ड, ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की क्या है, यहाँ पे साइट है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इसको बोलते हैं। अब चलिए हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं आगे। जैसे इस स्ट्रक्चर का देखिए, यहाँ पे डिफाइन किया है रिस्ट्रिक्शन साइट। रिस्ट्रिक्शन साइट कौन कौन से हैं यहाँ पे, जैसे कि हिंड सेकेंड है, इको R1 फर्स्ट है, ठीक है, वैम फर्स्ट है, ये साल फर्स्ट हो गया, पेप फर्स्ट हो गया, कैल फर्स्ट हो गया, रोप सेकेंड हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। यहाँ पे ही आके क्या करेंगे, हम इसको लाइगेट कर सकते हैं, यहाँ पे ही हम कट करा सकते हैं, किससे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है। ORI क्या है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहाँ पे रेप्लिकेशन होता है प्लाज्मिड में। फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स कहाँ पे हैं, जो ये दिया गया एम्प्लिसिन रेजिस्टेंस है, ये दो है इसके, PV फर्स्ट हो गया, पास सेकेंड, फर्स्ट हो गया, ठीक है। बैम फर्स्ट हो गया, साल फर्स्ट से टेट्रासाइक्लिन का हो गया, ठीक। रोप क्या है, कोड फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है। ये रोप जो है इस तरीके का, ये जो साइट है ये क्या करेगा, कोडिंग करेगा, किसका बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा जो कि हेल्प करेगा रेप्लिकेशन में, किसका, प्लाज्मिड का। जब ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा तो यहाँ से कुछ प्रोटीन्स बनेंगे जो कि हेल्प करेंगे। तो चलिए, ये स्ट्रक्चर का ये पूरा यहाँ पे इंट्रोडक्शन था, पूरा अच्छे से इसको डिफाइन कर दिया गया इस स्ट्रक्चर का। अब हम पढ़ते हैं आगे के पॉइंट्स। जैसे दिया गया है, लाइगेशन ऑफ एलियन DNA इज कैरी आउट एट द रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट इन वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। कि जो लाइगेशन करेंगे हम एलियन DNA का या फिर हम फॉरेन DNA का, कहाँ पे करेंगे, वन ऑफ द, यहाँ पे चाहे हम इस वाले रिस्ट्रिक्शन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यहाँ पे कर सकते हैं या फिर ये वाले साइट पे कर सकते हैं, ठीक है, कहीं भी कर सकते हैं, दोनों में से, ठीक है, जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है या फिर जिसको हम नहीं चाहते हैं, ये हमारे ऊपर है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल दिया है, वेक्टर PBR322, foreign DNA is ligate at one first site of the tetracycline resistant gene. As a result, the recombinant plasmid is formed. If the ligation does not carry out, it is called non-recombinant plasmid, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि जो वेक्टर PBR322 है, यहाँ पे क्या करेंगे हम क्या करेंगे, फॉरेन DNA को लाइगेट कर रहे हैं कहाँ, वैम फर्स्ट पे, वैम फर्स्ट है, मतलब कि हम टेट्रासाइक्लिन वाले जो एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन साइट है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसको ऐड कर रहे हैं, बाहर से हम किसी जीन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जब हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो इस वाले एरिया पे क्या होगा, ये टेट्रासाइक्लिन का जो इफेक्ट है खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते थे, तो ये क्या होगा, हम अपना जीन लगा रहे हैं ना, तो इसकी जो
इसकी खुद की जो कैपेसिटी थी, कैपेबिलिटी थी, वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। In vector PBR322, foreign DNA is ligate at one first site of tetracycline resistant gene. As a result, the recombinant plasmid is formed. ठीक है, यहाँ पे जब हम किसी भी अपना जीन, जो डिजायर्ड जीन है, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बन जाएगा। इफ द लाइगेशन इज नॉट अकर, इट इज कॉल्ड नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। अगर ये लाइगेशन नहीं हो पाया, यहाँ पे हम बाहर से जो जीन है इसको ऐड नहीं कर पाए, ठीक है, लाइगेट नहीं हो पाया, तो हम इसे बोलेंगे नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक, आगे चलते हैं। When a foreign DNA is inserted within a gene of bacteria, that gene is inactivated. It is called the inertial inactivation. ठीक है, inertial inactivation कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी जीन को हम ऐड करेंगे किसी भी साइट पे, तो क्या होगा? जो यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं टेट्रासाइक्लिन वाले साइट पे, ठीक है, एंटीबायोटिक था ये टेट्रासाइक्लिन, उसके अगेंस्ट क्या करता था? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता था ये साइट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम किसी जीन को ऐड करेंगे तो ये अपनी जो कैपेसिटी है, ये जो इनएक्टिवेट हो जाएगा। इसकी जो कैपेबिलिटी थी कि अगर हम इसमें टेट्रासाइक्लिन इस बैक्टीरिया पे डालें तो ये नहीं मरेगा, पहले था ना, लेकिन हम जब इसमें ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि जब हम टेट्रासाइक्लिन इस पर डाल देंगे तो ये मर जाएगा, क्योंकि इसका जो ये कैपेसिटी था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का, ये ख़त्म हो जाएगा जब हम बाहर से कोई और जीन वहाँ पर कर देंगे। तो ये वाला जो साइट का जो रेजिस्टेंट था वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। आगे चलते हैं। हियर द रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ड्यू टू द इनर्सिएशन ऑफ द फॉरेन डीएनए। यहाँ पे क्या होगा कि जब हम यहाँ पे जो टेट्रासाइक्लिन साइट है, अगर हम यहाँ पे अपना फॉरेन डीएनए या फिर एलियन डीएनए ऐड कर देंगे, ठीक है, डीएनए रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की वजह से, तो यहाँ पे क्या होगा? इस तरीके का रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था यहाँ पे वैम फर्स्ट या साल फर्स्ट, ये क्या होंगे? इनएक्टिवेट हो जाएंगे। ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड कर रहा था तो ये खत्म हो जाएगा। पहले क्या था कि अगर हम इस पर एम्प्लीसिन डालेंगे तब भी ये इकोलाई नहीं मरेगा। अगर हम टेट्रासाइक्लिन भी बाहर से डाल देते हैं एंटीबायोटिक इकोलाई पे या आर्टिफिशियल वाले पे, नहीं मरेगा। लेकिन अगर ये टेट्रासाइक्लिन वाला क्या हो जाए? इनएक्टिवेट हो जाए, काम करना बंद कर दे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या किए हैं? खुद से बाहर से अपना एलियन डीएनए या फिर एलियन जीन यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो इसकी जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी थी, जो ये एंटीबायोटिक जो था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो कैपेसिटी थी, यहाँ पे क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। अगर हम एम्प्लीसिन डालेंगे तो अभी तो ये एम्प्लीसिन है ना, तो एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन प्रोवाइड करेगा तो ये नहीं मरेगा। लेकिन अगर हम टेट्रासाइक्लिन यहाँ से अगर डालेंगे तो इस इकोलाई पे, तो डेथ हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन द प्लाज्मिड आर इंट्रोड्यूस इन इकोलाई सेल, 3 टाइप ऑफ द सेल आर ऑब्टेन। ठीक है, जब हम किसी प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करते हैं इकोलाई में, कौन से प्रोसेस से? ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से। ये वाला देखिए, यहाँ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के हम किसी इकोलाई में ट्रांसफर करें, प्रोसेस इज ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो 3 तरीके के हमको क्या मिलेंगे? सेल देखने को मिलेंगे। पहला क्या है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, दूसरा ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट तो है लेकिन इनमें क्या है? नॉन रिकम्बिनेंट है प्लाज्मिड। ठीक है, यहाँ पे प्लाज्मिड में क्या हुआ है? जीन हमारा ऐड नहीं हो पाया है। तीसरा है ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, ट्रांसफॉर्मेंट हुए हैं, ठीक है, चेंजेस आए हैं, और इसमें क्या है? जो हमने अपना एलियन जीन डाला है इसके प्लाज्मिड में ऐड किया है, वो जुड़ गए हैं यहाँ पे। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में पढ़ते हैं। they have no plasmid so that are not resistant either to tetracycline or amplicin। ठीक है, ये क्या है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब क्या है? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट ऐसे हैं कि जो हमने जो चेंज किए, सपोज करिए कि हमने ये बनाया है, ठीक है, इकोलाई के अंदर इसको एंटर किया है, और ये क्या है? इसके अंदर है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, जैसे एम्प्लीसिन भी प्रेजेंट है और टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों प्रेजेंट है। लेकिन अगर ये इकोलाई के अंदर एंटर ही नहीं हो पाया ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की वजह से, इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बोलेंगे। लेकिन अगर ये ट्रांसफर हो गया और यहाँ पे क्या हुआ? साथ में ये रिकम्बिनेंट जो हमने बनाया है ये नहीं हो पाया, ट्रांसफर तो हुआ लेकिन ये क्या हुआ? जो हमने डिजायरेबल जीन अपना एंटर किया है ये नहीं हो पाया, रिकम्बिनेंट नहीं बन पाया, तो क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकम्बिनेंट जीन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट तो हुआ कि हमने जो बाहर से अपना प्लाज्मिड जो है बाहर से जो इसमें इसको ट्रांसफर किया ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से, वो ट्रांसफर हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ? जीन क्या हुआ? लाइगेट नहीं हो पाया, जीन जुड़ नहीं पाया, तो क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकम्बिनेंट। ठीक, अगर ई कोलाई के अंदर ये जो हमने बनाया है रिकम्बिनेंट डीएनए, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया तो क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेंट हुआ।
ये ट्रांसफ़र हो गया तो ट्रांसफॉर्मेंट, और किसके साथ हुआ है, रिकॉम्बिनेंट के साथ, तो इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट। ये प्लाज्मिड इसमें इंटर हो गया विथ ये जो लाइगेशन हुआ है साथ में डिजायरेबल जीन का उनके साथ। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बारे में पढ़ेंगे। दे हैव नो प्लाज्मिड सो दैट आर नॉट रेजिस्टेंट टू आइदर टेट्रासाइक्लिन एंड एम्प्लीसिन। ठीक है, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं उनके पास कोई प्लाज्मिड नहीं होता है, किसके अगेंस्ट, रेजिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए टेट्रासाइक्लिन और एम्प्लीसिन। ठीक है, ये बेकार हो गए। ठीक, क्योंकि अगर हम इस पर क्या डालेंगे, अगर हम इस बैक्टीरिया से इकोलाई है, इसका एडीएनए है, इसका प्लाज्मिड है, इसमें कोई चेंज नहीं कर पाए हम लोग। ये नॉर्मल वही जो उसका नॉर्मल इकोलाई का जो प्लाज्मिड था वही है, इसमें कोई चेंज नहीं हो पाया। इस प्लाज्मिड में हम बाहर से जो ट्रांसफ़र किए, ट्रांसफ़र नहीं हो पाया प्लाज्मिड में, तो क्या हुआ, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हुए। ठीक है, इसमें प्लाज्मिड में कोई चेंज नहीं है। अगर हम इस पर ऊपर से टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालेंगे तो भी मर जाएगा, अगर हम ऊपर से एम्प्लीसिन इस पर गिरा देंगे तो भी मर जाएगा। तो ये दोनों की कंडीशन में डेथ हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं डेवलप हो पाया है। आगे चलते हैं। सेकेंड है ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, के ट्रांसफॉर्मेंट बने हैं बट नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, यहाँ पे जो हमने रिकम्बिनेंट बनाया है वो इंटर नहीं कर पाया। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ है। दे आर रेजिस्टेंट टू बोथ टेट्रासाइक्लिन एंड एम्प्लीसिन। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ कि रेजिस्टेंस बोथ है टेट्रासाइक्लिन एंड एम्प्लीसिन। अब डाउट होगा कि ऐसा क्यों हुआ, हमने जो बनाया था ये ऐसा क्यों हुआ। हमने पहले से यहाँ पे पढ़ा है, ये जो एग्जाम्पल है यही चल रहा है, पूरा उसी के पॉइंट्स हैं। ठीक है, एनसीईआरटी थोड़ा घुमा के दिया है। हमने क्या किया था कि किसी भी फॉरेन डीएनए को लाइगेट कहाँ किए हैं, वैम फर्स्ट पे, यहाँ पे इंटर किया है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में। तो ये वाला जो पार्ट होगा ये टेट्रासाइक्लिन वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। जब हम इस पे टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक डालेंगे तो यहाँ से इकोलाई की डेथ हो जाएगी। लेकिन जो एम्प्लीसिन वाला साइट है इस पर तो हमने कोई छेड़ नहीं की, कोई छेड़खानी नहीं की, एकदम नॉर्मल है। ठीक है, एकदम इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्या है, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। ठीक है, अगर हम इस पर एम्प्लीसिन डालेंगे एंटीबायोटिक तो कोई भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, रेजिस्टेंट कर लेगा, इसकी डेथ नहीं होगी। ठीक है, तो यही दिया है, हम उसी के बारे में पूरे ये पढ़ रहे हैं, ये एग्जाम्पल के थ्रू, इसी का एग्जाम्पल कि यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंट हैं। ठीक है, जो हमने आर्टिफिशियल इकोलाई वेक्टर लिया है PBR322, इसमें दोनों ही हैं, टेट्रासाइक्लिन भी है रेजिस्टेंट इन, एम्प्लीसिन भी है। लेकिन हमने क्या किया, जो टेट्रासाइक्लिन वाली जगह है उस पर हमने क्या किया, अपना कुछ बाहर से फॉरेन जीन ला के, फॉरेन डीएनए ला के यहाँ पे जोड़ दिया उसको। इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी की मदद से हमने क्या बना लिया, अपना रिकॉम्बिनेंट बना लिया है। ठीक है, इस मेथड से तो क्या हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो टेट्रासाइक्लिन होगा वो अपना इनएक्टिवेट हो जाएगा, वो अपनी जो उसकी कैपेसिटी थी रेजिस्टेंट होने की टेट्रासाइक्लिन से वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जो एम्प्लीसिन है वो तो वैसे रहेगा, ये रेजिस्टेंट रहेगा एम्प्लीसिन से। ठीक, तो इसमें यही लिखा है ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड में दे आर रेजिस्टेंट टू बोथ टेट्रासाइक्लिन एंड एम्प्लीसिन, क्योंकि हमने जो जीन, जो फॉरेन जीन हमारा है, हमने जो उसको इंटर कराया है टेट्रासाइक्लिन वाले साइट पे, क्या हुआ है, वो वहाँ पे इंटर नहीं हो पाया है। ठीक है, जो भी ये मतलब जो भी ये रेजिस्टेंट है, ये दोनों रेजिस्टेंट वहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो टेट्रासाइक्लिन वाले जीन पे हमको लाइगेशन कराना था अपने फॉरेन जीन का, नहीं हो पाया, तो ये क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेंट तो बना है ये, लेकिन इसमें क्या है दिक्कत कि ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, हमारा जो डिजायरेबल जीन ये है, ये यहाँ पे इंटर नहीं कर पाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेंट भी हो गया और हमारा जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हमने बनाया, अपना जो डिजायरेबल जीन ऐड किया टेट्रासाइक्लिन वाले प्लेस पे, वो भी हो गया है। दे आर रेजिस्टेंट ओनली टू एम्प्लीसिन। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, हमने क्या किया, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट इसलिए बार बार वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि जो हमने ये रिकॉम्बिनेंट बनाया है ये बैक्टीरिया की बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया है, ये पहुंच गया है, इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेंट बोल रहे हैं। कौन सी प्रोसेस से, ट्रांसफॉर्मेशन वाले प्रोसेस से। ठीक है, तो हमने क्या किया, जो टेट्रासाइक्लिन वाली जगह है वैम फर्स्ट पे, यहाँ पे अपना जीन इंटर करा दिया है, जो फॉरेन जीन है या फिर हम एलियन जीन कह सकते हैं, इसको हमने यहाँ पे इंटर करा दिया, मतलब इसको लाइगेट कर दिया, जोड़ दिया है। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो टेट्रासाइक्लिन वाला साइट है ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, अब ये रेजिस्टेंट नहीं प्रोवाइड करेगा टेट्रासाइक्लिन से अगेंस्ट। ठीक है, जो भी एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन है उसके अगेंस्ट ये साइट क्या करेगी, इनएक्टिवेट हो जाएगी, उसके अगेंस्ट अब कोई रेजिस्टेंट प्रोवाइड नहीं करेगी। लेकिन जो एम्प्लीसिन वाला साइट है इस पर हमने कुछ भी लाइगेशन नहीं किया, किसी भी तरह का कोई जीन यहाँ पे ऐड नहीं किया है, जिसकी वजह से ये अभी भी रेजिस्टेंट है। ठीक है, किसके अगेंस्ट, एम्प्लीसिन एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट। तो जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेंट होगा विथ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, उसमें क्या होगा कि वो रेजिस्टेंस किसके अगेंस्ट दिखा पाएगा,
एम्प्लीसिन के, ठीक है, इसके अगेंस्ट नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, अपना डिजायरेबल जीन ऐड कर दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं। Recombinant plasmid can selected out from non-recombinant ones by plating the transformant on amplicin medium and then transformant transfer on the tetracycline medium। जैसे कि अब देखिए ये तीनों हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट है और ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट है। ये तो हम जान गए कि ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्या होते हैं। ये इसको बताया गया है, इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। मैंने वो सारी चीज़ें बता दी, लेकिन हम उसको कैसे अलग कर पाएंगे, कैसे हमको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को कैसे हम निकाल पाएंगे, कैसे हम ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकम्बिनेंट को कैसे सेपरेट कर पाएंगे, कैसे हम इसको अपना जो हमारा ये है, हमको ये चाहिए ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड हमको है, ये हमको ये चाहिए, हम कैसे इसको पा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड है उसको हम सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम नॉन रिकम्बिनेंट वंस ऑन प्लेटिंग ऑन एम्प्लीसिन मीडियम, ठीक है। हम क्या करेंगे, नॉन रिकम्बिनेंट वाला जो सेल है, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, हम क्या करेंगे, इसको हम एम्प्लीसिन पे इंटर करा देंगे, ठीक है। जब हम एम्प्लीसिन पे इंटर करा देंगे, ट्रांसफॉर्मेंट तो मर जाएगा क्योंकि इसके पास ना टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंट है और ना ही एम्प्लीसिन के अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंट है। हम क्या करेंगे, जैसे ये प्लेट होता है ना इस तरीके से, क्योंकि ये कल्चर किया जाता है, ये बैक्टीरिया के सेल के अंदर की कहानी हो रही है, तो ये कल्चर होगा। यहाँ पे एम्प्लीसिन रेजिस्टेंस जो जीन है, ठीक है। अब इसमें हम इसकी हेल्प से सिलेक्टिव मार्कर की तरह काम करेगा। हम इसके हेल्प से कैसे करेंगे, ये प्लेट होगा बैक्टीरिया का, ठीक है। यहाँ पे प्लेटिंग की जाएगी बैक्टीरिया के सेल, जैसे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट हो गए, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गए, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गए। हम क्या करेंगे, एक प्लेट लेंगे, उस पर ये सारे तीनों सेल्स को रख देंगे, ठीक है। जितने भी हमारे पास सेल है, जो भी सेल्स हैं, हम इसको रख देंगे। हमको क्या पता कि ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है या ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकम्बिनेंट है या फिर ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकम्बिनेंट, हमें तो नहीं पता है ना। हमारे जितने भी सेल्स हम उसको रख देंगे। हम क्या करेंगे, हम ऊपर से गिरा देंगे क्या, एम्प्लीसिन। एम्प्लीसिन क्या है, ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। हम इस पे गिरा देंगे। बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक से मर ही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जिनके पास नहीं होगा रेजिस्टेंट जीन वो तो मर जाएंगे। हम इस पे गिरा देंगे। अब इस पे गिर जाएगा तो अब इससे हम क्या करेंगे, सेपरेट कैसे करेंगे। जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे उनके पास किसी के अगेंस्ट, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन हो चाहे एम्प्लीसिन हो, इसके पास कोई रेजिस्टेंट जीन नहीं होगा, ये तो खत्म हो जाएगा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि हमने एम्प्लीसिन गिराया ऊपर से, एंटीबायोटिक है तो खत्म कर देगा बैक्टीरिया को, ठीक। दूसरा ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, ये क्या होगा, ये तो ग्रो कर जाएगा, ये बच जाएगा क्योंकि इसके पास एम्प्लीसिन भी और टेट्रासाइक्लिन है, इसके पास दोनों है, ठीक है। दोनों के अगेंस्ट क्या है, रेजिस्टेंट है। चाहे तुम एम्प्लीसिन गिरा दो तब भी जिंदा रहेंगे, हम कहेंगे, चाहे टेट्रासाइक्लिन गिरा दो तब भी ये जिंदा रहेंगे, तो ये नहीं मरेंगे। ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड, ये भी क्या होंगे, एम्प्लीसिन गिराओगे तो भी ये क्या होंगे, जिंदा होंगे, क्योंकि हमने जो लाइगेशन किया है वो टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पे किया है, ठीक है, इस वाले जीन पे किया है। तो हम इस पे एम्प्लीसिन गिराएंगे तो इसके अंदर तो रेजिस्टेंट जीन रहेगा ही ना, तो ये रेजिस्टेंट तो कर लेगा। लेकिन अगर टेट्रासाइक्लिन गिराएंगे तो इसकी डेथ हो जाएगी, या फिर ये हम इसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इससे हमको इस वाले मेथड से हमने जो किया, जो पहली प्लेटिंग की, इसमें हमने क्या डाला, एम्प्लीसिन, तो इससे हमको ट्रांसफॉर्मेंट क्या हुए, मर गए या सेपरेट हो गए, ठीक है। अब कौन बचे, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकम्बिनेंट और ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकम्बिनेंट, इसके पास दोनों है। दोनों का मतलब टेट्रासाइक्लिन और एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन दोनों प्रेजेंट है, और इसके पास केवल है एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन। अब ठीक है, दोनों ही बच गए, मतलब दोनों ही वहाँ पे रजिस्टेंट, यहाँ पे दोनों ही ग्रो करेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं है, कुछ डेथ होता नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके अंदर क्या है, एंटीबायोटिक के अगेन रजिस्टेंट जीन है, ठीक है। फिर क्या होगा, नेक्स्ट ये है कि द ट्रांसफॉर्मेंट आर ट्रांसफर टू टेट्रासाइक्लिन मीडियम। अब ये तो खत्म हो गए, ये बचे ये दोनों, इसको फिर क्या करेंगे हम, टेट्रासाइक्लिन मीडियम में फिर से ये मान लीजिए प्लेटिंग की जा रही है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया के दूसरे सेल बचे हैं यहाँ पे रख दिया, ऊपर से हम क्या डाल रहे हैं, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डाल रहे हैं। अब ये क्या करेगा कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेंट होगा नॉन रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड का, ये क्या हो जाएंगे, ये अभी भी रेजिस्टेंस शो करेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये तो
ये अभी भी रेजिस्टेंस होगा, ये तो जिंदा रह जाएंगे। और ट्रांसफॉर्मर विथ रिकॉम्बिनेंट होगा जो टेट्रासाइक्लिन, वो क्या करेंगे, वो रेजिस्टेंस नहीं शो कर पाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, जो इनका जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फॉरेन जीन को यहीं पे लाइगेट कर दिया, जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस नहीं शो कर पाएंगे। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। पहले हम एम्प्लीसिन पे डालेंगे, जिससे ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, ना टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट कोई रेजिस्टेंट जीन है, ना एम्प्लीसिन के अगेंस्ट है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट है ये सर्वाइव कर लेंगे, और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड ये भी हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के पास क्या एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन था, ठीक है। फिर जो ये तो रिमूव हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेंट में भी दिक्कत है कि कौन सा नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। रिकॉम्बिनेंट का मतलब ये है कि हमने जो ये मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट, इसमें कोई चेंजेस नहीं। लेकिन अगर हमने अपने यहाँ पे जीन लाइगेट कर दिया तो ये रिकॉम्बिनेंट बन गया। रिकॉम्बिनेंट का मतलब कि हमने इसमें क्या किया, इसमें अपना बाहर से जो एलियन डीएनए है या फिर एलियन जीन है उसको लाइगेट किया, तो ये रिकॉम्बिनेंट बन गया, ठीक है। तो अब जो रिकॉम्बिनेंट में क्या है, जो रिकॉम्बिनेंट है ये केवल एम्प्लीसिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जब हमने इसमें टेट्रासाइक्लिन डाला, इस दोनों को डाल के ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट पे और ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट पे, तो जब हमने डाला तो देखा कि जो ट्रांसफॉर्मेंट है नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले वो सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, वो सेपरेट हो गए, क्योंकि उनके पास क्या है, पहले से ही प्रेजेंट है टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेट विथ रिकॉम्बिनेंट जीन है उनमें क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन के जो जीन है रेजिस्टेंट वो नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि हमने वहीं पे क्या किया है, लाइगेशन कर दिया। ये वाले पार्ट पे हमने क्या किया, बाहर से लाइगेशन कर दिया। इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेंट को निकालेंगे, फिर ट्रांसफॉर्मेंट में भी नॉन रिकॉम्बिनेंट को और फिर रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट करेंगे, ठीक है। पहले तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को करेंगे एम्प्लीसिन की हेल्प से, ठीक, ये तो सीधे निकल जाएगा, लेकिन ये दोनों सर्वाइव कर जाएंगे। फिर हम टेट्रासाइक्लिन डालेंगे, ठीक है, जिसमें हमने चेंजेस किए, जिसमें हमने लाइगेट किए हैं, जीन को जोड़े हैं। फिर उसमें क्या होगा, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे वो तो सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि उनके पास क्या है, रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाले होंगे उनमें क्या होगा, कोई भी रेजिस्टेंट जीन उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या किया है, बाहर से फॉरेन जीन वहाँ पे ऐड करा दिया है। आगे चलते हैं। The recombinant grow in amplicin medium but not in tetracycline medium, but non-recombinant grow on the medium containing both antibiotic, ठीक है। हम पहले से जान गए कि जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो सिर्फ ग्रो करेगा एम्प्लीसिन पे, इसलिए ग्रो करेगा क्योंकि उसका जो टेट्रासाइक्लिन वाला जो साइट है वो इनएक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या कर दिया है, लाइगेशन कर दिया है, ठीक है। तो जो हमारा रिकॉम्बिनेंट होगा वो केवल एम्प्लीसिन वाले मीडियम पे ग्रो करेगा, जो हमने पहला डाला था मीडियम एम्प्लीसिन एंटीबायोटिक का, वहाँ पे सिर्फ ग्रो करेगा, ठीक है, ये वाला। लेकिन जैसे ही हमने टेट्रासाइक्लिन डाला तो एम्प्लीसिन वाले पे तो रेजिस्टेंट जीन था, लेकिन टेट्रासाइक्लिन पे कोई रेजिस्टेंट जीन नहीं था, क्योंकि हमने क्या किया है, टेट्रासाइक्लिन वाले साइट पे हमने यहाँ पे एलियन डीएनए या बाहर का डीएनए ऐड करा दिया है। तो इस पर क्या हो जाएगा, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस पर ये ग्रो नहीं कर पाएगा जब हम इस पर टेट्रासाइक्लिन डालेंगे। नेक्स्ट क्या है उसके बाद, बट नॉन रिकम्बिनेंट ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक। जो नॉन रिकम्बिनेंट है ये, इसके पास तो दोनों है, टेट्रासाइक्लिन हो चाहे एम्प्लीसिन हो, ये दोनों पे ही ग्रो करेंगे। दोनों के अगेंस्ट क्या है, इनके अंदर अभी रेजिस्टेंट जीन है इन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट। जब हम पहले एम्प्लीसिन डाले तब भी ये ग्रो कर गए नॉन रिकम्बिनेंट, जब हम टेट्रासाइक्लिन डाले तब भी ये ग्रो कर गए नॉन रिकम्बिनेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। Thus, an antibiotic resistant gene help to select the transformant. The inactivated antibiotic resistant gene help to select the recombinant. देखिए इसका मतलब क्या है, अभी मैंने पहले ही बताया था कि ये देखिए नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। एक जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हमारे लिए क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कि हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सेपरेट करें, किससे, ट्रांसफॉर्मेंट से। ये नहीं कह रहा नॉन ट्रांसफॉर्मेंट रिकम्बिनेंट, ये सब कुछ नहीं कह रहा, ये बोल रहा है कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हम किससे सेपरेट कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेंट से, चाहे वो नॉन रिकम्बिनेंट हो चाहे वो रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड हो, ठीक है। वो कौन था, एम्प्लीसिन था, एम्प्लीसिन, ठीक। ये क्या कर रहा था कि नॉन रिकम्बिनेंट उस पर ग्रो नहीं कर पा रहे थे, तो ये खत्म हो गए, और ये जो दोनों हैं इनके पास क्या था, एम्प्लीसिन रेजिस्टेंट जीन था, ठीक। दूसरा है द इनएक्टिवेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प टू सेलेक्ट द रिकॉम्बिनेंट। जो इनएक्टिवेटेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का मतलब ये है
इनएक्टिवेट किसको किए हम लोगों ने यहाँ पे क्या ऐड किया है, टेट्रासाइक्लिन की जगह हमने कुछ जीन, डिजायरेबल जीन, हमारे जो एलियन जीन है उसको ऐड किया। तो ये क्या हुआ, जो टेट्रासाइक्लिन है इनएक्टिवेट हो गया। इनएक्टिवेट इन द सेंस कि जब हम इस पर टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो ये रेजिस्टेंस तो नहीं करेगा। तो इनएक्टिवेटेड जीन की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हम सेपरेट कर लेंगे। किसको सेपरेट करेंगे, ट्रांसफॉर्मर विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मर विथ रिकॉम्बिनेंट। पहला क्या है कि जो दूसरा रिकॉम्बिनेंट जीन है जैसे कि एम्प्लीसिन, उसकी हेल्प से हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करेंगे। ठीक है, चाहे वो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो चाहे रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, पहला एम्प्लीसिन क्या था, रेजिस्टेंट जीन, ये सिलेक्ट करा दिया, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हटा दिया। अब हमारे पास क्या बचा, ट्रांसफॉर्मेंट विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड और ट्रांसफॉर्मेंट विथ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब हम इसमें कैसे सेपरेट करेंगे, हम सेपरेट करेंगे कि इनएक्टिवेटेड जीन हमने कहाँ किसको इनएक्टिवेट किया था, हमने टेट्रासाइक्लिन को इनएक्टिवेट कर दिया था। यहाँ पे हमने बाहर से क्या डाला, फॉरेन जीन यहाँ पे लाइगेट कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, रिकम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था इनएक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पे जो एम्प्लीसिन होगा यही केवल रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो जो रिकॉम्बिनेंट होंगे उनमें जो होगा टेट्रासाइक्लिन क्या होगा, काम नहीं करेगा, इनएक्टिवेट हो जाएगा। और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे उनमें जो है टेट्रासाइक्लिन और एम्प्लीसिन दोनों ही रेजिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे। तो यही लिखा है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट, यहाँ पे लिखा है कि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो ग्रो कर लेंगे मीडियम ऑफ बोथ एंटीबायोटिक, यही यहाँ पे लिखा है। और यहाँ पे देखिए लिखा कि इनएक्टिवेटेड जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ये हेल्प करेगा सिलेक्ट करने के रिकॉम्बिनेंट, कि जो हमने लाइगेशन किया है टेट्रासाइक्लिन वाले साइड पे, वो इनएक्टिवेटेड साइड उसको हमको किससे हेल्प करेगा, रिकॉम्बिनेंट को सेपरेट करने में, नॉन रिकॉम्बिनेंट से। ठीक है, ये वाले इससे। अब आगे चलते हैं। बट this two type of selection of recombinant is difficult procedure because it need stimulatory plating on two plate having different antibiotic। ठीक है, ये जो सिलेक्शन है बहुत ही डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट ये क्या है, पहले हम एक बार दूसरा एंटीबायोटिक यूज करें एम्प्लीसिन। ठीक है, हम इसको क्या करें, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को रिमूव करें। फिर हम टेट्रासाइक्लिन वाला यूज करें जिसका हमने लाइगेशन कराया, जिसको हमने इनएक्टिवेट। क्या करेंगे, पहला ए जो प्लेटिंग होगा, ए प्लेटिंग हो गया, दूसरा बी प्लेटिंग हो गया। एक में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट भी होंगे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे, चाहे ट्रांसफॉर्मेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट के हुए चाहे रिकॉम्बिनेंट के हो। इस पर हम क्या डाल देंगे, इस पर एम्प्लीसिन डालेंगे। जब एम्प्लीसिन डालेंगे तो नॉन रिकॉम्बिनेंट तो रिमूव हो जाएगा, कौन सा बचेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट बचेंगे। ट्रांसफॉर्मेंट चाहे होंगे वो रिकॉम्बिनेंट के चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट के। फिर इसके बाद इस पर हम टेट्रासाइक्लिन वाले डालेंगे। जब टेट्रासाइक्लिन हम डालेंगे एंटीबायोटिक, तो क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेंट होंगे वो तो ग्रो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनमें क्या था, लाइगेशन कर दिए थे टेट्रासाइक्लिन वाली जगह पे। लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे ट्रांसफॉर्मेंट के, वो ग्रो कर जाएंगे, उनके पास दोनों ही रेजिस्टेंट जीन होगा। ठीक है, तो ये दोनों साथ साथ प्लेटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है कि एक बार हम इसको देखें कि कहाँ नॉन रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा रिकॉम्बिनेंट है, कौन सा ट्रांसफॉर्मेंट है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कि पहले वाले में हम क्या कर रहे हैं कि हम ट्रांसफॉर्मेंट से और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है दोनों है, उसमें हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को रिमूव कर रहे हैं एम्प्लीसिन के। लेकिन जो दूसरी प्लेटिंग है यहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेंट में रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में रिमूव कर रहे हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा टेट्रासाइक्लिन वाले एंटीबायोटिक पे, लेकिन जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे वो ग्रो कर जाएंगे। तो हमको जो रिकॉम्बिनेंट है यही चाहिए। ठीक है, यही हमारा डिजायरेबल जीन है। आगे चलते हैं। सो अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर हैव डेवलप्ड बेस्ड ऑन, जो अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर क्या है, किसके, अब दूसरा हमको अल्टरनेटिव, ये तो एक तरीके का क्या था, सिलेक्टेबल मार्कर था, किसके हेल्प से था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के जीन के। लेकिन अब क्या है कि जो हम दूसरा अल्टरनेटिव, हम दूसरा मेथड ढूंढ रहे हैं इसके जगह पे। ठीक है, सिलेक्टेबल मार्कर के। सो अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर हैव डेवलप बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड है, ऑन देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस कलर इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ठीक है, पहले में ये था कि हमको प्लेटिंग करना पड़ता था, हमको एक रेजिस्टेंट जीन लाना पड़ता था और एक रेजिस्टेंट जीन पे हम, तो हमने क्या किया है, लाइगेट कर दिया है, जोड़ दिया है अपना फॉरेन डीएनए। तो हमारे लिए क्या था, एक रेजिस्टेंट जीन हमारे लिए, यहाँ पे देखिए जो एंटीबायोटिक एक रेजिस्टेंट जीन हमारे लिए क्या कर रहा था, सिलेक्टेबल मार्कर का काम कर रहा था। ठीक है, ये वाला जो जीन था हमको हेल्प कर रहा था नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग करवाने के लिए, किससे, ट्रांसफॉर्मेंट से। फिर ये क्या कर रहा था, टेट्रासाइक्लिन वाला जो था ये हेल्प कर रहा था कि जो ट्रांसफॉर्मेंट थे उसमें भी रिकॉम्बिनेंट को और नॉन रिकॉम्बिनेंट को दोनों को सेपरेट कराने में हेल्प कर रहा था। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, इसीलिए दूसरा मेथड यूज़ किया गया है सिलेक्टिव मार्कर का, कि डेवलप किया जाता है कलर। ठीक है, कि
ये जो सेल्स हैं, चाहे रिकॉम्बिनेंट है चाहे नॉन रिकॉम्बिनेंट है, ये क्या करेंगे, डेवलप करेंगे कलर, ठीक है, किसके हेल्प से, किसके प्रेजेंस पे, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की हेल्प से। आगे चलते हैं, ये है क्या, इन दिस a recombinant DNA is insert into the coding sequence gene of the enzyme beta galactosidase, so the gene is inactivate, means inertiational inactivation. Such colony do not produce any color. These are identified as recombinant colonies. ठीक है, क्या होगा, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या है कि ये जो डीएनए है, ये प्लाज्मिड जो है, इस पे हमने टेट्रासाइक्लिन वाले जगह पे लाइगेट कर दिया है, फॉरेन डीएनए का या फिर इंडियन डीएनए का, तो ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए बना है हमारा, इसको हम क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करेंगे इनटू द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ एंजाइम, किसके अंदर, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस, ये एंजाइम के अंदर इंसर्ट करेंगे, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस नाम याद रखना चाहिए, सो दैट जो इनएक्टिवेटेड या इनर्शियल इनएक्टिवेशन हुआ है, सच कॉलोनी डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर। अगर ये जो रिकॉम्बिनेंट होंगे, अगर ये रिकॉम्बिनेंट होंगे तो ये कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम कह सकते हैं वाइट कलर, नहीं तो ये क्या होंगे, कलरलेस होंगे, कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो हम इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे क्या है ये, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी से, किसकी हेल्प से, एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेस की हेल्प से। ठीक, नेक्स्ट है, इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया हैज नो इंसर्ट, यहाँ अगर ऐसा प्लाज्मिड है जिसमें कोई इनर्सिएशन नहीं हुआ, कोई इनएक्टिवेशन नहीं हुआ, मतलब कि बात कर रहा है ट्रांसफॉर्मेड विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट, मीन्स कि यहाँ पे नॉन रिकॉम्बिनेंट का मतलब यहाँ पे लाइगेशन नहीं हो पाया है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेंट तो हो गया, मतलब कि हम इसको ट्रांसफर कर दिए हैं बैक्टीरिया की बॉडी में, इस तरीके से ट्रांसफॉर्म तो कर दिए हैं, ठीक है, इसको ट्रांसफर कर दिए बैक्टीरिया की बॉडी से, इसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। लेकिन ये क्या है, इनएक्टिवेट नहीं है, ये जगह पे लाइगेट नहीं हो पाया हमारा एलियन डीएनए या फिर एलियन जीन, ठीक है, तो हम इसको किसकी हेल्प से देख रहे हैं, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस की हेल्प से देखेंगे क्या होगा। इफ द प्लाज्मिड इन द बैक्टीरिया हैज नो इंसर्ट, यहाँ पे कोई भी तरीके का इंसर्ट मतलब नहीं हुआ, इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है जीन का हमारे, तो इट गिव ब्लू कलर कॉलोनी इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो ये प्लाज्मिड जो हम इंटर कराएंगे बैक्टीरिया में, ठीक है, इस बैक्टीरिया में जब हम इंटर कराएंगे प्लाज्मिड को, जिसमें कुछ चेंजेस नहीं हुए सीधे, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और यही जो बैक्टीरिया जब ये इसके ढेर सारा ग्रोथ होगा, कॉलोनी होगी, तो कौन सा कलर देगा, ये ब्लू कलर देगा, ठीक है, ये ब्लू कलर देगा। जब ब्लू कलर आएगा तो हम समझ जाएंगे कि क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है विथ नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है। लेकिन अगर कोई कलर नहीं देगा, कलरलेस है, ठीक है, या फिर व्हाइट कलर बोल सकते हैं, लेकिन कलरलेस, कोई कलर नहीं देगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट होंगे विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। अब कौन कौन से वेक्टर हैं जो प्लांट में और एनिमल में क्लोनिंग जीन की तरह हेल्प करते हैं, ठीक है, वेक्टर की तरह काम करते हैं प्लांट और एनिमल में। जेनेटिक टूल ऑफ सम पैथोजन कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू यूजफुल वेक्टर फॉर डिलीवरिंग द जीन टू प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। जो जेनेटिक टूल है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि ये जेनेटिक टूल है, ठीक है। हम बायोटेक्नोलॉजी में यही करते हैं कि हम जीन में चेंज करते हैं, जिसकी वजह से हमको क्या मिले, कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर मिल सके, कुछ मतलब जो प्रॉफिटेबल चीज़ है हम इसकी हेल्प से ले रहे हैं, कि मतलब हम जीन में चेंज करा रहे हैं। तो यही बोल रहा है कि जो जेनेटिक टूल है, हम सम पैथोजन का मतलब होता है जो डिसीज कॉज करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। तो हम जेनेटिक टूल की हेल्प से क्या करेंगे, सम पैथोजन में हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे यूजफुल वेक्टर, ठीक है। हम उसको यूजफुल, जो बीमारी कॉज कर रहे थे जो भी ऑर्गेनिज्म थे, हम उसमें क्या करेंगे, ये जेनेटिक टूल की हेल्प से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम उसको क्या बनाएंगे, यूजफुल वेक्टर बनाएंगे। इसलिए यूजफुल वेक्टर बनाएंगे ताकि हम अपने जीन को डिलीवर कर सके प्लांट और एनिमल्स में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया, पहला है एग्रोबैक्टीरियम टूफिशियंस, ठीक है, ए पैथोजन ऑफ मेनी डाइकॉट प्लांट। ये जो एग्रोबैक्टीरियम टूफिशियन है, ये क्या है, ये बहुत सारे डाइकॉट प्लांट है, उनमें क्या है, बीमारी कॉज करता है, बहुत सारे, मेनी, सब में नहीं होता, मेनी, बहुत सारे में, ठीक है। हम क्या करेंगे, एग्रोबैक्टीरियम टूफिशियन को कैन डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए, जिसे हम टीडीएनए बोल सकते हैं या फिर ट्रांसफर डीएनए बोल सकते हैं, टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट इनटू द ट्यूमर। दिस ट्यूमर सेल प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय पैथोजन। क्या करेंगे हम, जो एग्रोबैक्टीरियम डिफिशियन है उसको क्या करेंगे, डिलीवर करते हैं पीस ऑफ डीएनए से, ट्रांसफर डीएनए बोल सकते हैं, कि मतलब हम इसके प्लाज्मिड को, जो एग्रोबैक्टीरियम डिफिशियन, इसके प्लाज्मिड में क्या करेंगे, हम ऐसा जीन यहाँ पे ऐड कर देंगे कि जो ट्रांसफर करेगा किसको, नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर में,
ठीक है। ट्यूमर का मतलब कि उसमें बीमारी कॉज कर देगा। जैसे कैंसर होता है, कैंसर ह्यूमन में क्या करते हैं, एक तरीके का ट्यूमर है कैंसर बीमारी, तो ऐसे प्लांट में भी क्या करेगा, ट्यूमर कॉज करेगा। और ये जो ट्यूमर की सेल होंगी प्रोड्यूस करेंगे केमिकल जो रिक्वायर्ड होगा किसके लिए, पैथोजन के लिए। आगे दिया है द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड है ऑफ एग्रोबैक्टीरियम डिफिशिएंट इज मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर विच इज नॉट पैथोजेनिक बट कैन यूज मैकेनिज्म टू डिलीवर द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू प्लांट। क्या करता था, जो एग्रोबैक्टीरियम डिफिशिएंट है ये बीमारी पैदा करता था, क्या करता था, ट्यूमर कॉज करता था प्लांट में। जैसे कि ह्यूमन में क्या होता है, कैंसर होता है, जो कैंसर किसकी वजह से होता है, ठीक है, ये कैंसर जो होते हैं कैंसर सेल होते हैं वो भी वायरसेस की वजह से होते हैं, ठीक है, रेट्रोवायरस की वजह से होते हैं, कैंसर सेल होते हैं। ट्यूमर का मतलब क्या होता है, एक सेल ढेर सारे बहुत सारे सेल्स बना ले, एक सेल से ढेर सारे डिवीजन हो जाए और गुच्छे की तरह एक साथ रहें, ठीक है, वो ये होते हैं ट्यूमर। ठीक है, इनमें जो डिवीजन की कैपेसिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, कॉन्टेक्ट ऑफ इन्वेशन भूल जाते हैं ये, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो एग्रोबैक्टीरियम डिफिशिएंट जो है मतलब पैथोजन, इसके जो जीन थे क्या करते थे कि ये ट्यूमर कॉज करते, जो नॉर्मल प्लांट था उसमें क्या करते थे, बीमारी कॉज करते थे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसमें जो पीस ऑफ डीएनए है उसका जो ट्रांसफर डीएनए है अब उसको हम ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए उसको अपने यूजफुल, अब ये उसके यूज़ के बारे में बात करें, यहाँ तो वो पैथोजन वाला काम कर रहा था, बीमारी कॉज कर रहा था, लेकिन हम उससे यूज़ कैसे ले सकते हैं, अपना फ़ायदा कैसे ले सकते हैं उसके बारे में। यहाँ पे क्या करेंगे हम, ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड, जो ट्यूमर इंड्यूस करता है मतलब ट्यूमर इंड्यूस प्लाज्मिड जो जीन है जिसकी वजह से एग्रोबैक्टीरियम डिफिशिएंट बीमारी पैदा करता है, तो ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इसको बोलते हैं। क्या करेंगे, इज मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर, हम जो बीमारी कॉज करने वाला जो जीन था या फिर प्लाज्मिड था उसको हम क्या करेंगे, या मॉडिफाइड करेंगे, चेंज कर देंगे इसमें, ताकि वो क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम करे। क्लोनिंग वेक्टर का काम क्या होता है, रेप्लिकेशन करना, और जो हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें लाइगेट किया है, मान लीजिए प्लाज्मिड है ये किसका, टीआई का, ठीक है, टीआई इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, तो हमने क्या किया यहाँ पे अपने जीन को लाइगेट कर दिया। तो जितनी बार ये मतलब रेप्लिकेट करेगा, जितनी बार, ट्यूमर का काम ही क्या है, खूब रेप्लिकेशन करना, खूब खूब अपने सेल को डिवाइड करना। जैसे कि ह्यूमन में क्या होता है कि एक सेल जो है 24 आवर में 2 सेल्स होते हैं, यही डिवीजन है सेल का, ठीक है, जितनी भी बॉडी में सेल हैं 1 से 2 होते 24 आवर में। लेकिन अगर किसी को कैंसर हो जाता है तो एक ही सेल क्या होते हैं, ढेर सारे सेल्स बनाने स्टार्ट कर, उनका डिवीजन अनकंट्रोलेबल होता है। तो इसीलिए हम जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम का, जो उनके अंदर जो ट्यूमर कॉज करने वाला जो जीन है अब उसको अपने यूज़ में ले रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो ट्यूमर कॉज करने वाला जो जीन है उसमें हम कुछ मॉडिफाई करेंगे, मॉडिफाई इन द सेंस कि हम उसको पैथोजन जो से बीमारी जो कॉज करता था वो वाले जीन को ख़त्म कर देंगे, लेकिन जो रेप्लिकेशन करने वाला जो उसमें क्राइटेरिया है, मतलब जो रेप्लिकेट करने वाला जो एबिलिटी है वो मेंटेन रहेगा। तो यही दिया गया है कि जो एग्रोबैक्टीरियम डिफिशिएंट है मॉडिफाई इनटू क्लोनिंग वेक्टर, हम इसको क्लोनिंग वेक्टर की तरह लेंगे क्योंकि ये खूब डिवाइड करता है, अनकंट्रोलेबल डिवीजन होता है इसमें, ठीक है, विच इज़ नॉट पैथोजेनिक। ये पैथोजेनिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे, उसका जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है उसमें हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें हम मॉडिफाई कर रहे हैं कि बीमारी ना पैदा करें, हमको अपने यूज़ के लिए लेना है। तो हम ऐसी चीज़ क्यों लेंगे जिसमें हमारा ही घाटा हो, तो हम उसके जीन में चेंज करेंगे, ठीक है, ताकि वो नॉन पैथोजेनिक हो बट कैन यूज मैकेनिज्म, वही मैकेनिज्म अपनाएं, ठीक है। कौन सा मैकेनिज्म, टू ट्रांसफर द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू प्लांट, ठीक है, कि हम जो डिजायरेबल जीन है, जैसे मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, पहले क्या होता था, जो एग्रोबैक्टीरियम, मान लीजिए ये कोई बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, इसका ये प्लाज्मिड है, तो इसके अंदर वो जीन था, क्या करते थे, जब इसके अंदर इंटर करता था इस प्लांट के अंदर, ट्यूमर कर देता था इस तरीके से, ठीक है, पूरे बॉडी में प्लांट के, ताकि फिर ये प्लांट की क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। हमने क्या किया, हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम, उसके जो प्लाज्मिड हैं, जो टीआई प्लाज्मिड है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, उसमें क्या क्या चेंज कर दिया। चेंज इन द सेंस कि जो बीमारी कॉज करता था, जो हार्मफुल पहुंचाता था प्लांट को, हम उसको रोक दिए, ताकि हम वहाँ पे अपना जो डिजायरेबल जीन है वहाँ पे लाइगेट कर दे, ताकि जितनी बार इसका प्लाज्मिड डिवाइड हो या जितनी बार इसका सेल डिवाइड हो खुद को, ट्यूमर सेल में जितनी बार, ट्यूमर सेल में क्या होता है कि उसका डिवीजन अनलिमिटेड होता है, अनकंट्रोलेबल है, मतलब उसको अनकंट्रोल है, वो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है, तो उसमें जो डिवीजन होगा अनकंट्रोलेबल होगा। तो यही हमको यही चाहिए था कि ऐसा हमको वेक्टर चाहिए जो मतलब जिसका डिवीजन, जिसकी कॉपी बहुत सारी बन रही है। तो हम इसका ये इसीलिए यूज़ करते हैं टीआई इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का, कि इसका डिवीजन रेट क्या है, बहुत हाई है, इससे कॉपीज़ बहुत ज़्यादा बनेंगी।
तो हम क्या करेंगे, जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम डिफिशिएंट को, उसके जीन को क्या करेंगे, उसके प्लाज्मिड में जो जीन थे जो ट्यूमर कॉज करते थे उसको हम हटा देंगे, उसको मॉडिफाई कर देंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जो हमारा एलियन डीएनए बोल सकते हैं या फिर एलियन जीन, यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, लाइगेट कर देंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ताकि जब हम इस जीन को, ताकि जब हम इसके प्लाज्मिड को क्या करें, इंटर कराएं प्लांट के अंदर, वही सेम मैकेनिज्म चलेगा। ये फिर इसके अंदर जाएगा तो ढेर सारे वही ट्यूमर जैसा सेल बनाएगा, लेकिन ये क्या होगा, इस बार नॉन पैथोजेनिक होगा, इससे कोई बीमारी नहीं फैलेगी। ठीक है, तो क्या होगा कि नॉन पैथोजेनिक होगा, बट कैन यूज मैकेनिज्म टू डिलीवर द जीन ऑफ इंटरेस्ट इन प्लांट की वही मैकेनिज्म अपनाएगा जैसे कि वो ट्यूमर वाला अपना रहा था। मतलब डिवीजन रेट की बात कर रहा है, यहाँ पे कॉपीज की बात कर रहा है। ठीक है, वही मैकेनिज्म अपनाएगा कि ढेर सारी कॉपीज बनाएगा। किसकी बनाएगा, प्लाज्मिड की। जब कॉपी बनेगा तो हमारा जो सेल की कॉपी बनेगा या प्लाज्मिड की कॉपी बनेगा, तो जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिस जीन को हमने अपने मन से, डिजायरेबल जीन जो हमने इंसर्ट किए हैं प्लाज्मिड में, किसके, टीआई के प्लाज्मिड में, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड जो एग्रोबैक्टीरियम डिफिशिएंट है, उसमें जो भी हमने चेंज किए हैं वो प्लांट के लिए क्या होगा, यूजफुल होगा। तो वो भी साथ में क्या होगा, रेप्लिकेट होगा। आगे चलते हैं। रेट्रोवायरस इन एनिमल कैन ट्रांसफर द नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस सेल so they are used to deliver desirable gene into animal cell। हम रेट्रोवायरस क्या है कि एनिमल सेल में क्या करता है, नॉर्मल सेल से कैंसर सेल में कन्वर्ट करता है, बीमारी करता है। ये जो है टीआई इंड्यूसिंग प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम, ये प्लांट में होता है। ठीक है, ये ट्यूमर कॉज करता है। और रेट्रो वायरस जो होता है एनिमल में क्या करता है, ये ट्यूमर कॉज करता है। ये याद रहना चाहिए कि एग्रोबैक्टीरियम के जो प्लाज्मिड है ये किस में बीमारी कॉज करते हैं, प्लांट में ट्यूमर कॉज करते हैं, और रेट्रोवायरस जो होते हैं एनिमल में ट्यूमर कॉज करते हैं या कैंसर कॉज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो रेट्रोवायरस होगा ये एनिमल में क्या करते हैं, नॉर्मल सेल जो होगा उसमें, उसको किस में चेंज करेंगे, कैंसर सेल में। ढेर सारे ट्यूमर बनाएंगे, अनकंट्रोल ग्रोथ होगा, खूब 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 सेल डिवीजन होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें क्या करेंगे, इसके जीन में चेंज ला देंगे। चेंज इन द सेंस कि जिस जीन से बीमारी पैदा कर रहा था या पैथोजेनिक जो फॉर्म था, वो जीन को रिमूव करके हम अपने डिजायरेबल जीन ला के वहाँ पे जोड़ देंगे, लाइगेट कर देंगे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो इससे क्या होगा, सो दैट दे आर यूज टू डिलीवर यहाँ पे डिजायरेबल जीन इनटू एनिमल सेल, कि हम अपने जो डिजायरेबल जीन है उसको हम रेट्रोवायरस में इंसर्ट करा सके, ताकि जब वो एनिमल की बॉडी में हम उसको इंसर्ट कराएं तो जो उसका रेप्लिकेशन, जो कॉपी या जो उसका जो ग्रोथ करने का जो क्राइटेरिया है, इसी तरीके से ग्रोथ हो। लेकिन इस बार ये क्या हो, जो रेट्रोवायरस हो, हम इसको क्या बनाए, नॉन पैथोजेनिक, कि जो उसकी बीमारी मतलब करने की क्षमता थी उसको ख़त्म कर दिया, इसको नॉन पैथोजेनिक बनाए, कोई पैथोजन वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके जीन में हमने क्या किया है, चेंज कर दिया। जीन में जिस जीन से ये बीमारी कॉज करता था वहाँ पे हमने अपने डिजायरेबल जीन डाले हैं। ठीक है, जो हमको जो कैरेक्टर चाहिए था एनिमल में या जो भी चेंजेस चाहिए थे। नेक्स्ट है कॉम्पेंट होस्ट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकम्बिनेंट डीएनए। कॉम्पेंट होस्ट का मतलब कि हम उस होस्ट को अपने लिए, अपने यूज़ में लाने के लिए उसको, मतलब उसकी जो मतलब प्रॉब्लम से, जैसे कि हम किसी चीज़ को किसी भी सेल में इंटर कराएंगे तो हमारे लिए ईजी नहीं होगा ना। ठीक है, ईजी नहीं है कि हम किसी भी होस्ट में, या मान लीजिए हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है उसको ईजिली थोड़ी ना हम ई कोलाई की बॉडी में ट्रांसफ़र कर देंगे। कहना आसान है कि ई कोलाई में हम ट्रांसफ़र करा देंगे, ताकि जब उसका प्लाज्मिड जब डिवाइड करेगा तो हमारा कॉपीज़ बनता रहेगा हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट का। लेकिन हमें सेल को कॉम्पेंट बनाना है, हमको सक्षम बनाना है, ताकि हम उसमें क्या कर सके, ट्रांसफ़र कर सके अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। ठीक है, तो उसी के बारे में दिया है। सिंस द डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, हाइड्रोफिलिक का मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक, फिलिक मतलब लविंग। जो डीएनए होते हैं वाटर लविंग होते हैं। ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ये कहने का मतलब है। लिपिड में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, सो बैक्टीरिया सेल आर मेड कॉम्पेंट टू टेक अप द एलियन डीएनए और प्लाज्मिड एज फॉलोज। ठीक है, मान लीजिए ये बैक्टीरिया का सेल है। ठीक है, ऊपर क्या होगा, सेल वॉल होगा। ठीक, और अंदर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं इसको, या फिर सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। जो सेल वॉल होता है वो इजीली परमेबल होता है, वो सारी चीज़ों को परमिट करता है कि जाओ एंट्री तुम्हारी यहाँ से एंट्री है। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये सिलेक्टिवली परमेबल होता है। ठीक है, सेलेक्ट करके मॉलिक्यूल्स या फिर किसी आयन या किसी भी चीज़ को इंटर करने देता है अंदर। ठीक है, तो जो हमारा जो किसी भी सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किसका बना होता है, लिपिड का बना होता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो जो डीएनए होता है वो हाइड्रोफिलिक है, मीन्स वाटर लविंग है, वो इनसॉल्युबल होता है लिपिड में। जब इनसॉल्युबल लिपिड में तो उसको क्रॉस करना
सेल वॉल को तो क्रॉस कर लिया वो ईजिली, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इसके साइटोप्लाज्म में जाना बैक्टीरिया के उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो अब उसके लिए कैसे हम उसको डालेंगे साइटोप्लाज्म में, ठीक है, इकोलाई के या फिर किसी बैक्टीरिया के, किसके लिए, क्योंकि हमको क्लोनिंग कराना है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ मेथड्स दिए गए हैं कि कैसे हम किसी भी सेल को कॉम्पेंड बनाएं, सक्षम बनाएं, कि ताकि हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है जिसको लाइगेट करके हम उसको इंटर करा सके। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द सेंस डीएनए क्या है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है कि वाटर लविंग है, ये इनसॉल्युबल होगा लिपिड में। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल मेम्ब्रेन है, ये लिपिड के बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को तो क्रॉस कर लेगा इसी, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसके लिए कुछ मेथड है। पहला, ट्रीट बैक्टीरिया सेल विथ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाईवैलेंट कैटायन, जैसे कि कैल्शियम। डाईवैलेंट का मतलब कि 2 कैटायन हो, कैल्शियम आयन जैसे हो गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया सेल को किसके साथ, कुछ स्पेसिफिक कुछ कंसंट्रेशन होगा, अमाउंट होगा, कंसंट्रेशन होगा किसका, ये मान लीजिए बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम इसको किस में, हम किसके साथ ट्रीट करा रहे हैं, यहाँ पे ये कुछ कैल्शियम 2+ मीन्स ये डाई वैलेंट कैटायन, यहाँ पे कैल्शियम 2+ यूज़ किया गया है, यहाँ पे डाई वैलेंट कैटायन, ये नहीं कि सोडियम प्लस में यूज़ करें, नहीं ऐसा नहीं होगा। जो भी कैटायन होगा वो डाई वैलेंट कैटायन में हम क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में उसको ट्रीट करेंगे। कैसे करेंगे, डीएनए इंटर द बैक्टीरिया, जब डीएनए इंटर कर जाएगा बैक्टीरिया से थ्रू द पोर इन द सेल वॉल, ठीक है। डीएनए कैसे इंटर करेगा, ये मान लीजिए बैक्टीरिया, तो उसका जो सेल वॉल है उसके छोटे छोटे पोर हो जाएंगे। कैसे पोर होंगे, पोर होंगे किसकी हेल्प से, जो हमने डाई वैलेंट कैटायन यूज़ किया है कैल्शियम 2+ का कुछ कंसंट्रेशन में, इसकी वजह से छोटे छोटे पोर हो जाएंगे, जिसमें क्या होगा, जो रिकम्बिनेंट डीएनए होगा इसमें इंटर करेगा। फिर हम क्या करेंगे, इनक्यूबेट द सेल विथ द रिकम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस एंड प्लेस देम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस हीट शॉक, पुट देम बैक ऑन द आइस, बैक्टीरिया टेक अप द रिकम्बिनेंट डीएनए। हम क्या करेंगे, पहले बैक्टीरिया का जो सेल है उसको हम किस में ट्रीट करा रहे हैं, उसको हम डाईवैलेंट कैटायन मिस कैल्शियम के आयन में खूब स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे हम उसको ट्रीट करा रहे हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इसका जो बैक्टीरिया का जो पोर है उसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो सेल वॉल है उसमें छोटे छोटे पोर हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो रिकम्बिनेंट डीएनए को ले लेगा। फिर हम इस बैक्टीरिया सेल को क्या करेंगे, पहले हम आइस पे रखेंगे, ठीक है, पहले इसको फिर क्या करेंगे, आइस पे रखेंगे, फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, ठीक है, हीट देंगे, फिर हम इसको आइस पे रखेंगे, ठीक है। उसको हम कॉम्पेंड बनाएंगे, सक्षम बनाएंगे, मतलब इसको इतना ज़्यादा हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पहले हम कैल्शियम डाईवैलेंट कैटायन के कंसंट्रेशन में रखेंगे बैक्टीरिया के सेल में, ताकि जो रिकम्बिनेंट डीएनए है ये क्या करे, इंटर कर सके, किसकी हेल्प से इंटर कर सकेगा, जो सेल वॉल के जो पोर्स है इसकी हेल्प से। फिर इसके बाद जो ये जो बैक्टीरिया का सेल है इसको क्या करेंगे, आइस पे रखेंगे। आइस पे रखने के बाद फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे हम हीट शॉक देंगे, फिर इसके बाद हम इसको आइस पे रखेंगे, ठीक है। इसको करके फिर बैक्टीरिया क्या करेगी, ये रिकम्बिनेंट डीएनए है इसको क्या करेगी, टेकअप कर लेगी, मीन्स अपने अंदर इसके साइटोप्लाज्म में अंदर एंट्री हो जाएगी। ये तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, मतलब काफ़ी, मतलब बैक्टीरिया को झेलना पड़ जा रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है उसको। अदर मेथड टू इंट्रोड्यूस द एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल, जो अदर मेथड है कि कैसे एलियन डीएनए को हम होस्ट सेल में भेजें। जैसे कि हम ये वाले स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं, जैसे कि हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए था, ये मान लीजिए इकोलाई है, ये बैक्टीरिया है, इकोलाई जो है तो बैक्टीरिया है, लेकिन हमको ये इजी हमने दिखा दिया कि हमने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से रिकम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया के सेल में इंटर कर दिया, लेकिन ये इतना ईजी नहीं था। हमने क्या किया, हमने बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है पहले इसमें पोर्स बनाए, किसकी हेल्प से, हमने इसके बैक्टीरिया को सेल को क्या किया, इसको हम कैल्शियम जो डाईवैलेंट कैटायन है इसको कुछ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में क्या किया, रखा, ठीक है, ताकि जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उसमें छोटे छोटे पोर्स हो जाए, फिर ये रिकम्बिनेंट डीएनए को इंटर अंदर कराए। फिर इसके बाद हमने क्या किया, ये जो बैक्टीरिया के जो ये सेल हैं फिर इसको हमने किस पे रखा, आइस पे रखा, आइस के बाद फिर 42 डिग्री सेल्सियस पे हीट शॉक दिया, फिर हमने इसको दोबारा आइस पे रखा, तब जाके ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है इसकी एंट्री हुई साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया के, तब ये रिप्लिकेशन करेगा। तो सोचो कितना ज़्यादा मेथड हमने किया, तब जाके ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हुआ। कहना आसान था ना कि ट्रांसफॉर्मेशन करा दे रहे हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को हम किसी बैक्टीरिया के सेल या होस्ट सेल में ट्रांसफर करा दे रहे हैं, वेक्टर सेल में क्लोनिंग के लिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है, ये इजी था। लेकिन पहले हमने सेल को, जो बैक्टीरिया के सेल को क्या किया, कॉम्पेंट बनाया, सक्षम बनाया कि वो रिकम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले, ठीक है। क्या किया, उसको पहले डाईवैलेंट कैटायन के स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में रखा, ठीक, तब उसमें छोटे छोटे उसके सेल वॉल में पोर्स हो गए, जिसकी वजह से उसने रिकम्बिनेंट डीएनए को एंटर किया अपने अंदर, यहाँ तक लिया, यहाँ पे लिया,
सेल वॉल तक अभी साइटोप्लाज्म इंटर नहीं हुआ है। फिर इसके बाद इसको किस पे रखें, इस सेल को हम आइस पे रखें, आइस के बाद 42 डिग्री सेल्सियस पे रखें हीट शॉक, फिर इसको आइस पे रखें, तब जाके जो रिकम्बेंट डीएनए है इसके साइटोप्लाज्म में गया और फिर यहाँ पे जब वो डिवाइड करेगा इकोलाई, तब ये साथ में रिकम्बेंट डीएनए जो बना है इसके भी ये भी डिवाइड होंगे, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो भी डिवाइड होगा साथ में। ठीक है। अदर मेथड टू इंट्रोड्यूस द एलियन डीएनए इनटू द होस्ट, और सारे मेथड है कि जो एलियन डीएनए हम उसको कैसे होस्ट में इंटर करा सके। पहला है माइक्रो इंजेक्शन, दूसरा है बायोलिस्टिक या फिर जीन गन कहते हैं, तीसरा है डिसआर्म पैथोजन वेक्टर। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। माइक्रो इंजेक्शन, लग रहा है कि जैसे इंजेक्शन दिया जा रहा है, जैसे हम लोगों को इंजेक्शन दिया जाता है, इंजेक्शन से लग रहा है। माइक्रो इंजेक्शन का मतलब कि छोटा सा, मतलब किसी छोटे से सेल में इंजेक्शन लगाया जा रहा है। इन दिस मेथड रिकम्बेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है माइक्रो इंजेक्शन में, कि जो रिकम्बेंट डीएनए हमने जो ये रिकम्बेंट डीएनए बनाया है पहले से, ये जो रिकम्बेंट डीएनए इसको इंजेक्शन की हेल्प से हम इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन की हेल्प से क्या करेंगे, किसी एनिमल का जो ये न्यूक्लियस है ना उसमें इंटर करा देंगे ये रिकम्बेंट डीएनए को। ठीक है, इंजेक्शन लगा देंगे। अब याद नहीं होगा कि माइक्रो इंजेक्शन किसको हो रहा है, प्लांट को हो रहा है कि एनिमल को। इंजेक्शन किसको लगता है, प्लांट को कभी इंजेक्शन लगते हुए देखा नहीं ना, प्लांट में कभी इंजेक्शन लगे नहीं। जब भी लगा है, कोई बीमारी हुई, कुछ हुआ है, एनिमल को लगा इंजेक्शन। तो जो भी ये रिकम्बेंट डीएनए इंजेक्शन के थ्रू जब हम न्यूक्लियस में डाल रहे हैं एनिमल सेल को, तो ये किस में हो रहा है, माइक्रो इंजेक्शन मेथड ये हो रहा है एनिमल सेल में हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट है बायोलिटिक या फिर जीन गन बोलते हैं। इन दिस सेल आर बम्बार्ड विथ हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन कोटेड विथ डीएनए। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर प्लांट। ठीक है, यहाँ पे बायोलिस्टिक या जीन गन में क्या होता है, बम्बार्डमेंट होता है, यहाँ पे बम्बारी फेंकी जाती है। ठीक है, ये मान लीजिए कोई प्लांट का सेल है, इसमें क्या होगा, बम्बार्डमेंट होगा। ये जो बम हो किसका बना हुआ होगा, ये होगा माइक्रो पार्टिकल, मतलब ये गोल्ड होगा या टंगस्टन होगा। इसके ऊपर क्या लगाए जाएंगे, डीएनए, इसके ऊपर डीएनए की कोटिंग कर दी जाएगी। ठीक है, डीएनए की कोटिंग कर दी जाएगी और इसमें बम्बार्डमेंट होगा, किसके सेल में होगा, प्लांट के सेल में होगा। इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि जो माइक्रो इंजेक्शन है, इंजेक्शन किसको दिया जा रहा है, एनिमल सेल में। यहाँ पे सीधे इंजेक्शन दिया जा रहा है रिकम्बेंट डीएनए का, कहाँ पे इंजेक्ट किया जा रहा है, न्यूक्लियस में, एनिमल सेल के। ठीक है, जो बायोलिटिक है, जो जीन गन है, इसमें क्या किया जा रहा है, सेल का क्या आ रहा है, बम्बार्डमेंट हो रहा है हाई वेलोसिटी के साथ, बहुत तेज तेज से फेंका जा रहा है। ठीक है, समझिए वार हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो प्लांट के सेल होंगे, ये प्लांट के मान लीजिए सेल हैं, इनके भी सेल वॉल होंगे, फिर इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, फिर इनका खुद का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, सारे मटेरियल यहाँ पे भरे हुए हैं। यहाँ पे जो बाहर जो बम्बार्डमेंट हो रहा है, छोटे छोटे माइक्रो जो पार्टिकल हैं किसके, चाहे गोल्ड हो गए चाहे टंगस्टन हो गए, उनके ऊपर क्या हो, माइक्रो पार्टिकल के ऊपर क्या, ये गोल्ड के या फिर ये छोटे छोटे क्या है, टंगस्टन के छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल्स हैं। इनके ऊपर क्या लगा दिया गया, चिपका दिया गया है, समझिए कोटिंग कर दी गई है पूरी, किसकी, जो हमारा रिकम्बेंट डीएनए है, इसकी पूरी कोटिंग कर दी गई है। फिर इसको हाई वेलोसिटी के साथ बम्बार्डमेंट कर रहे हैं कि ताकि ये जो प्लांट के सेल है उसके अंदर चला जाए। ठीक है, ये भी एक मेथड है और ये प्लांट्स में होते हैं। थर्ड है डिसआर्म पैथोजन वेक्टर। डिसआर्म का मतलब लग रहा है ना कि हाथ पैर तोड़ दिए गए, डिसआर्म्ड। ठीक है, डिसआर्म्ड का मतलब लग रहा है कि पैथोजन के हाथ पैर तोड़ दिए गए। पैथोजन इन द सेंस कि जो बीमारी कॉज कर रहा है। डिसआर्म का मतलब हुआ कि जो बीमारी कॉज कर रहा था उसका वो जो कैपेसिटी था बीमारी कॉज करने का, उसको खत्म कर दिया गया, उसको इनएक्टिवेट कर दिया गया। इस नाम से लग रहा है डिसआर्म। ठीक है, इनमें क्या होता है, दे इन्फेक्ट द सेल एंड ट्रांसफर द रिकम्बेंट डीएनए इनटू द होस्ट। एग्जांपल है एग्रोबैक्टीरियम टूफिशियन, हमने पहले ही पढ़ा है। जो एग्रोबैक्टीरियम टूफिशियन था, ये जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड था, ये एग्रोबैक्टीरियम का, ये क्या करता था, ये प्लांट सेल में जाता था और ये क्या करता था, ढेर सारे इसमें ट्यूमर सेल, ये मान लीजिए प्लांट का सेल है, ये ढेर सारे यहाँ पे क्या करता था, ट्यूमर सेल बना लेता था इस तरीके से। ठीक है, ये बीमारी कॉज करता था। जैसे ही हमने उसके जीन में चेंज किया या फिर उसको मतलब डिसआर्म कर दिया, मतलब डिसआर्म का मतलब हुआ कि जो उसका पैथोजन बीमारी कॉज करने की जो क्षमता थी या कैपेसिटी थी उसको ख़त्म कर दिया गया। डिसआर्म उसको मतलब उसका हाथ पैर तोड़ दिया गया, समझ लीजिए कि जो एग्रोबैक्टीरियम टूफिशियन का यही काम था कि वो बीमारी कॉज करता था, ट्यूमर कॉज करता था प्लांट सेल में, उसको हमने डिसआर्म कर दिया, उसको हाथ पैर उसका तोड़ दिया। ठीक है, और फिर उसका वही सारा जो मैकेनिज्म था कि जब वो प्लांट के सेल में जा रहा था कि अपना सेल क्या कर रहा था, ट्यूमर की तरह बहुत डिवाइड कर रहा था, अनकंट्रोलेबल डिवाइड हो रहा था, खूब डिवीजन हो रहा था। वही सारी चीज़ें फिर से रिपीट हुई है। डिसआर्म पैथोजन में ये होगा कि हम क्या करेंगे, किसी सेल को इन्फेक्ट करा देंगे, किससे, एग्रोबैक्टीरियम, जैसे एग्जांपल दिया हम इससे हेल्प से बता रहे हैं। एग्रोबैक्टीरियम टूफिशियन की हेल्प से क्या करेंगे, हम सेल को इन्फेक्ट करा देंगे और ट्रांसफर कर देंगे क्या,
रिकम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में, ठीक है। अगर हमको मान लीजिए प्लांट में अपना डिज़ायरेबल जीन डालना है तो हमको कोई वेक्टर चाहिए। ये सब क्या है, माइक्रो इंजेक्शन, बायोलिस्टिक, ये डिसाम, ये वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। हमको एक वेक्टर चाहिए तो हमने क्या किया, हमको ये प्लांट है, मान लीजिए प्लांट है, इस तरीके से ये प्लांट है, ठीक है। ये हमको प्लांट के अंदर अपना डिज़ायरेबल जीन चाहिए। तो हमने क्या किया, जो ये एग्रोबैक्टीरियम डिफिशिएंट था उसके जो कैपेसिटी थी ट्यूमर कॉज करने की, हमने क्या किया, उसको वो जीन में चेंज कर दिया, उसको डिसार्म कर दिया, उसको इनएक्टिवेट कर दिया। कैसे इनएक्टिवेट किया, हमने इसके प्लाज्मिड में अपना जो जीन था डिज़ायरेबल जीन, मतलब हम बोल सकते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसको एंटर करा दिया, इसमें चेंज करा दिए, ठीक है। और इसके बाद इसका खुद का अपना नेक न्यूक्लियस ये है। फिर जब ये इंटर किया प्लांट की बॉडी में, फिर वही डिवीज़न स्टार्ट किया। कौन सा डिवीज़न, वही ट्यूमर वाला, ढेर सारे, एक सेल थे, 2 3 4 5 से खूब सेल बना रहे हैं, एकदम ट्यूमर, एकदम अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो रहा है, खूब सेल बन रहे हैं इनके, गुच्छे गुच्छे। लेकिन इस बार क्या है, पैथोजन वाला नहीं, ये डिसार्म पैथोजन है। ये भी एक मेथड है क्या, हम अपने डिज़ायरेबल जीन को ट्रांसफ़र कर सके अपने होस्ट की बॉडी में, ठीक है। ये भी प्लांट्स में ही होते हैं और ये भी प्लांट्स में। जैसे एक और एग्जांपल मैं दूँ डिसार्म पैथोजन वेक्टर का, जैसे कि रिट्रोवायरस था, हमने पहले पढ़ा कि जो रिट्रोवायरस होते हैं वो कैंसर कॉज करते हैं, ह्यूमन हो या फिर एनिमल हो, ये कैंसर कॉज करते हैं। इनका मेन यही फंडा है कि अगर कोई नेचुरल किसी की बॉडी में रिट्रोवायरस चलेंगे तो ये क्या करेंगे, नॉर्मल सेल को किस में चेंज करेंगे, कैंसर सेल में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो रिट्रोवायरस है इसको भी डिसआर्म कर देंगे, इसको जो कैंसर कॉज करने की कैपेसिटी है उसको भी डिसआर्म कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करें, जो रिट्रोवायरस का जो प्लाज्मिड है, ठीक है, या बोल सकते हैं जो इसका जीनोम है उसमें क्या करेंगे, हम इसमें चेंज कर देंगे। ये वायरस है पहली बात, तो इसका जो प्लाज्मिड तो होगा नहीं, इसमें जो इसका जो जीनोम है उसमें हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जब हम इसको चेंज कर देंगे तो ये क्या करता था, नॉर्मल सेल को जब कैंसर सेल में चेंज करता था तो बीमारी कॉज होती थी। लेकिन हमने जब रिट्रोवायरस में क्या किया, चेंज कर दिया उसके जीनोम में, तो इस बार अब ये नॉर्मल सेल में ना बीमारी नहीं कॉज करेगा। ये जो हमारा जो जीन गया है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये क्या होगा, ये डिवाइड होगा वही सेम मैकेनिज्म से। जैसे ये जाता था एनिमल की बॉडी में तो एक से ढेर सारे सेल को अपने अपने बना देता था, ठीक है, ट्यूमर जैसी बीमारी कॉज कर देता था। तो इस बार एक बीमारी कॉज नहीं करेगा क्योंकि वो जीन खत्म हो गया, हमने वहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहाँ पे क्या किया है, लाइगेट कर दिया, जोड़ दिया है। तो ये डिसआर्म पैथोजन है, ठीक है, ये डिसआर्म पैथोजन वेक्टर है। ये भी हेल्प करते हैं कि हम अपना जो डिज़ायरेबल जीन है या फिर एलियन जीन या फिर हम फॉरेन जीन जिसको बोल सकते हैं, उसको हम क्या करें, होस्ट की बॉडी में इंटर कर सकें। देखिए कितने मेथड हो गए, 3 ये मेथड हो गए और एक ये मेथड था। कि पहले हमको क्या करना है, अगर हमको अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जैसे हमने ये जो बनाया है रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, इसको अगर हमको किसी इकोलाई या फिर किसी बैक्टीरिया में इंटर कराना है, कौन से मेथड से, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। पहले तो हमने ट्रांसफॉर्मेंट या रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट सबको अलग कर लिया, ठीक है। जब हमने अलग कर लिया, सबको एकदम सेलेक्ट कर लिया कि कौन सा हमारा रिकॉम्बिनेंट है, तो हमको क्या करना है, उसको ट्रांसफ़र कराना है किसी की होस्ट बॉडी में, वेक्टर में। किसकी हेल्प से करेंगे, कौन सी मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन। और इसमें क्या होगा, अगर ये बैक्टीरिया का सेल है तो क्या होगा, ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है ये क्या है, ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, तो बहुत दिक्कत हो रही है। तो हमने बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, क्या इसको क्या किया, बैक्टीरिया सेल को हम किस में डाल दिए, कैल्शियम डाइवैलेंट, ठीक है, कैटायन के किसी स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में डाल दिए। इसके बाद क्या हुआ, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स हो गए। जब पोर्स हो गए तो ये रिकम्बिनेंट डीएनए जो है यहाँ पे पहुँचा। फिर हम इसको किस पे रख दिए, आइस पे रखे, फिर इसको 42 डिग्री सेल्सियस पे हीट शॉक दिए, फिर हम इसको आइस पे रखे इस बैक्टीरिया के सेल को, तब जाके इसने जो हमने रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया है मॉलिक्यूल, फिर इसको अपने अंदर इंटर कर लिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया में हुआ। लेकिन अब प्लांट और एनिमल में क्या है, एनिमल में क्या किया गया है, एनिमल में एक मेथड किया गया है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से क्या किया गया, सीधे जो रिकॉम्बिनेंट हमने बनाया है इसको भरा एक इंजेक्शन में, ठीक है। मान लीजिए इंजेक्शन में हमने इसको भर दिया और इसके बाद सीधे हमने इसको क्या किया, जो एनिमल का जो न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस, उसमें इसको सीधे इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्शन लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको पहुंचा दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। नेक्स्ट जो बायोलिटिक है, जो जीन गन है, इसमें क्या किया, जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में हमने खूब बम्बार्डमेंट की, ठीक है, किसकी हेल्प से, छोटे छोटे जो माइक्रो पार्टिकल है, किसके, चाहे गोल्ड हो गए चाहे टंगस्टन हो गया, उसके ऊपर कोटिंग किया है, किसका, जो हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए उसका कोटिंग किया है खूब, और इसको हाई वेलोसिटी से प्लांट के सेल में हम इसको बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। ये भी एक मेथड हो गया कि हम अपने एलियन डीएनए को होस्ट में भेज रहे हैं। और तीसरा जो मेथड है इसमें डिसआर्म पैथोजन मेथड है। इसमें क्या किया हमने, जो एग्रोबैक्टीरियम डिफिशिएंट है, जो प्लांट सेल में क्या करता था, ये नॉर्मल सेल को प्लांट के कैंसर में बदलता था, हमने क्या किया, ये एग्रोबैक्टीरियम डिफिशिएंट के
जो पैथोजन वाले कैरेक्टर थे हम उसको डिसआर्म कर दिया, हमने उसके जीन में क्या किया, चेंज कर दिया और हमने उसमें डिजायरेबल जीन डाल दिया कि जो बीमारी कॉज करता था अब बीमारी कॉज करने की जगह अब हमारा जो जीन है उसको रेप्लिकेट करे। उसके बॉडी में जो कैंसर जाके कॉज करता था, मतलब खूब डिवीजन करता था, अब वो डिवीजन तो करेगा लेकिन क्या करेगा, बीमारी नहीं करेगा, हमारा जो ये डिजायरेबल जीन है उसका डिवीजन भी साथ में होता रहेगा। ठीक है, चाहे अगर हम रेट्रोवायरस की बात करें, अगर इसमें भी हम डिसआर्म कर दिए इस पैथोजन को, इसमें भी जो ये जो नॉर्मल सेल को क्या करता था, कैंसरस सेल में जो बदलता था, ये अब वो नहीं कर पाएगा, कैंसर सेल नहीं बना पाएगा, क्योंकि हम इसके जो जीनोम है या इसके जो चेंज किए हैं इसके डीएनए में, हमने इसको चेंज कर दिए हैं। जब ये किसी भी होस्ट की बॉडी में जाएगा, मान लीजिए एनिमल सेल में जाएगा, ये एनिमल सेल में ही जाएगा रेट्रोवायरस, तो जो एनिमल सेल में जब ये जाएगा तो क्या करेगा, ये वही उसी तरीके से डिवीजन करेगा, ट्यूमर सेल ही बनाएंगे, ट्यूमर सेल इन द सेंस कि ढेर सारे गुच्छे वाले वही सेल ही बनाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा, इस बार ये पैथोजन वाला काम नहीं करेगा, बीमारी नहीं कॉज करेगा, जो हमारे डिजायरेबल जीन है वो भी साथ साथ रेप्लिकेट होगा। ठीक है, आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, और जितने भी ये PDF हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।